होती है एक आदमी से जिसके लंबी सफेद बाल हैं और वो खड़ा है बैटलफील्ड के बीच में जहां अभी अभी एक भयावह जंग हुई थी। वो किसी तरह का मैजिक यूज करके बच जाने वालों से बात करने की कोशिश करता है कि अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम कोई आवाज तो करो। मैजिक के चमकते हुए सर्कल्स दिखाई देते हैं लेकिन उसके अलावा कोई बचा नहीं होता, बस वही एक सर्वाइवर है। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिन्होंने पहली बार डेमन्स को इकट्ठा किया था और पूरी इंसानियत को गिरने पर मजबूर कर दिया। बच्चे तक नहीं बचे थे। लकी तरीके से सफेद बालों वाला वो आदमी एक बच्चे को बचा लेता है जो डेमन्स खाने वाले थे। बच्चा चमकदार हरे मैजिक में लिपटा होता है। साथ ही हमें पता चलता है कि डेमन्स जो डेमन रियल्म से आए थे और व्हाइट टावर के मेजेस जो हीरोइन का साथ दे रहे थे, दोनों इंसानियत का फ्यूचर खतरे में डाल रहे थे। हॉर्न्स वाला एक शक्तिशाली डेमन तलवार लेकर सफेद क्लोक वाले मेज पर हमला करता है लेकिन आखिर में उसका सर उड़ जाता है। यहाँ पर एक हरे बालों वाली लड़की एंट्री लेती है और कहती है 28 अप्रैल को मैंने हाई प्रीस्ट की मौत कंफर्म की। उसका नाम है एना सोलस माइनस दुनिया की आखिरी ड्रैगन और एक ऑब्जर्वर जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि उसके पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। मेज बोलता है पहले बुरी वाली सुनाओ। बुरी खबर ये थी कि डेमन आर्मी ने व्हाइट टावर इन्वेड करके ज्यादातर मेजेस को मार दिया। अच्छी खबर ये थी कि इंपीरियल फोर्सेस एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गए और कुछ सर्वाइवर्स को बचा लिया। ये सुनकर सफेद बालों वाला मेज चैन की सांस लेता है और कहता है मैंने जो फैसला लिया उसका कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मेरे चुने हुए लोग यहाँ मेरे सामने हैं। एडना पूछती है और कुछ कहना है। अपने गंदे ग्लव्स देखकर मेज उससे कहता है कि वो उसके डिसाइपल्स का ध्यान रखे क्योंकि अभी वो जवान और उत्साही है। नम्रता से झुकती है लड़की और वादा करती है कि वो कभी कभी मिलने आएगी। मेज हंसी में कहता है एक ड्रैगन इंसान को कैसे झुकी। एडना जवाब देती है तुम उस लायक हो, तुम्हें और व्हाइट टावर के हीरोज की कुर्बानी को कॉन्टिनेंट कभी नहीं भूलेगा। जाने से पहले मेज कहता है ये कहना झूठ होगा कि मुझे पछतावा नहीं क्योंकि मैं कभी भी अच्छा लीडर नहीं था, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं सेल्फिश होकर सिर्फ अपने लोगों के लिए जीता, चाहे मुझे विलन ही क्यों ना कहा जाए। हमें पता चलता है कि ये सफेद क्लोक वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि टावर मास्टर माइनस ऑस्कर सेज था। इस जंग में टोटल 153 मेजेस, टावर मास्टर और हाई प्रीस्ट सब खत्म हो गए। थोड़े दिन बाद एक धूप भरे दिन पे एक काले बालों वाला लड़का अपने बिस्तर पर लेटा था और उसके पास एक नीले बालों वाला दोस्त था। अचानक वो लड़का शॉक में उठता है और घबराहट में अपने दोस्त को मार देता है जिससे वो पानी गिरा देता है। थोड़ा चिढ़कर नीले बालों वाला बोलता है मैं बस टॉवल चेंज करने आया था और तो शुक्रिया कहने की जगह मुझे ही भिगा दिया। काले बाल लड़का अपने सीने को छूता है और सोचता है मैं क्या अब तक सोया था, हाई प्रीस्ट ने तो मुझे तलवार से घायल किया था, मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी आता है, गुस्से में कहता है तुम जिंदा हो, ठीक है अब मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। उसका गुस्सा नीला बाल दोस्त कंट्रोल करने की कोशिश करता है और प्रोटैगनिस्ट दोनों की तरफ देखकर शॉक में पूछता है मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। बहुत गुस्से में ब्लॉन्ड आदमी चिल्लाता है कि क्या उसे ये अजीब नहीं लगता कि वो अभी तक जिंदा है। लड़का उसकी धमकियों को इग्नोर करके बोलता है कि सिचुएशन डिटेल में एक्सप्लेन करो क्योंकि वो शायद एक मेज लगता है। आंखों में खून भर के आदमी बोलता है एक्सप्लेन से क्या मतलब है तेरा, और प्रोटैगनिस्ट पे हमला करने लगता है। कहने लगता है कि तू कंट्रोल लूज कर गया था, अभी तुझे अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हमारा लड़का जब देखता है एक हाथ उसके चेहरे की तरफ आ रहा है, सोचता है कि कहीं ये मेज डेमन्स का भेजा हुआ असैसिन तो नहीं। वो डिसाइड करता है कि विंड प्रोटेक्शन मैजिक एक्टिवेट करे ताकि अटैकर की रिस्ट पर स्ट्रॉ की तरह बेंड हो जाए। ये तो एक लो लेवल स्पेल था जो अटैक से पहले 2 बार रेजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए मैजिक एक्टिवेट होते ही फेड होने लगता है। अपने हाथ को देखते हुए वो हैरान होता है कि ये कैसा पैथेटिक स्पेल था। बगैर किसी चोट के वो आदमी प्रोटैगनिस्ट के विंडशील्ड की तारीफ करता है और बोलता है कम से कम पूरे टाइम तुम खेल नहीं रहे थे। फिर कहता है कि रिसर्च फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन के लिए जो डिसिप्लिनरी एक्शन था उसे अभी पोस्टपोन करेगा ताकि वो अपनी रिकवरी पे ध्यान दे। लड़का रिफ्लेक्ट करता है कि विंडशील्ड उसी वक्त गायब हो गया था जब उसने वो मैजिक यूज किया था, और जब रियलाइज करता है कि उसकी एनर्जी बहुत कम है, एक ब्लू हेयर लड़का पूछता है तुम पागल हो क्या, एल्डर मैक्सन पे अटैक कर रहे हो। ऑस्कर उन सब बातों से बिल्कुल परेशान नहीं होता और सिंपली पूछता है आज कौन सा दिन है। जल्दी से वो लड़का बोलता है सितंबर 21। इससे रिवील होता है कि ऑस्कर ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही अनकॉन्शियस था। कंफ्यूज्ड होकर ऑस्कर बोलता है लॉयड, गिली या शाशा को बुलाओ क्योंकि उसे उनसे सुनना है कि क्या हुआ था। ब्लू हेड लड़का पूछता है कि वो टावर मास्टर का नाम इतना कैजुअली क्यों ले रहा है और क्यों याद नहीं है कि लॉयड व्हाइट टावर छोड़ चुका है और किली के साथ रेड टावर का डिसाइपल बन गया है। ऑस्कर को लगता है कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा। फिर वो पूछता है तो क्या शाशा जो 5 साल का बच्चा है व्हाइट टावर का मास्टर है। लड़का कंफर्म करता है लेकिन कहता है तुम 20 साल क्यों इग्नोर कर रहे हो। अपने दिमाग में ऑस्कर सोचता है कि वो एक छोटे लड़के पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर पहली बार नोटिस करता है अपनी करंट अपीयरेंस। आंखें फाड़कर सोचता है ये मेरे सामने कौन है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट के मरने के बाद 20 साल बीत चुके हैं और शहर बहुत डेवलप हो गया है। अब गाड़ियां हैं, पोल्स पे लाइट्स हैं, सब मैजिक इंजीनियरिंग रिवोल्यूशन की वजह से। ऊपर से सब देखते हुए वो सोचता है कि उसके पुराने दोस्त ये सब देखकर खुश होते क्योंकि जब दुनिया कोलैप्स हो रही थी सबको लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा। अब उसका मिशन है कि करंट बॉडी के ओनर के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। जल्दी ही लड़का डिस्कवर करता है कि उसका नाम ऑस्कर क्रशन है
और 10 साल की एज में व्हाइट टावर ने उसे अपनाया था। वो एक रूइन नोबल फैमिली से था, लेवल 1 मेज और मैजिक में बहुत खराब। प्रेशर में उसने रिसर्च फंड्स डाइवर्ट करके एक इलीगल एलिक्सिर खरीदा और पी लिया, मना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। रिस्क ये था कि वो शायद दोबारा कभी न जागे। ऑस्कर सेज सोचता है कि ये लड़का एलिक्सिर पीने के बाद श्योरली मर गया होगा, लेकिन सरप्राइज से पता चलता है कि उसके नए बॉडी में एक लेवल 1 मेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मना है, वो भी मोस्टली प्योर और अनरिफाइंड। ऑस्कर सोचता है कि क्या ये क्रशन की रेकलेस हरकत का रिजल्ट है। तभी अचानक उसके पेट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट रेडिएट होने लगती है। उसके फिंगर से कुछ बाहर आता है, एक ड्रॉप ब्लैक गू जमीन पे गिरती है, जिससे हमारा लड़का थोड़ा डर जाता है। रियलाइज करता है कि शायद ये सब्सटेंस टॉक्सिक है। बिना कुछ समझे वो सोचता है कि उसके करंट बॉडी में पॉइजन क्यों है, लेकिन तुरंत हल्की सी स्माइल देता है, दिखाता है कि अब उसे सब समझ आ गया है और एलिक्सिर फेक नहीं था जैसे सब कहते थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि क्रशन को ये नहीं पता था कि उस वायल में पॉइजन भी था। मतलब क्रशन मना एक्सप्लोजन से नहीं मरा, बल्कि इतने ज्यादा पॉइजन से मरा जो एक लेवल 1 मेज को मारने के लिए वे टू हाई था। अगर वो यहाँ ना होता तो कभी कोई ट्रेस मिलता ही नहीं। चेयर से उठकर ऑस्कर कहता है कि उसे नहीं पता कौन उसकी सोल के साथ खेल रहा था, लेकिन जो भी है उसे वो सेकंड चांस मिल गया जो वो अपने एंड से पहले डेस्पेरेटली चाहता था, और अब वो अपने लोगों के लिए सेल्फिश लाइफ जिएगा जैसे उसने प्रॉमिस किया था, जो हर हाल में एक अच्छा स्टार्ट है। एलेक्सिर पकड़कर वो ये भी प्रॉमिस करता है कि क्रशन का बदला लेगा उसके बॉडी उधार देने के लिए, रीपेमेंट के तौर पर। तभी सॉन के आउटकिट्स में एक बंदा अनाउंस करता है कि शॉप से न्यूज आई है। ब्राउन ब्लेजर पहने एक आदमी इरिटेट होकर अपने एम्प्लॉय को डांटता है कि उसने उसे बॉस बोल के एड्रेस क्यों नहीं किया। अपोलोजाइज करने के बाद लड़का बताता है कि एक मेज ने शॉप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है। सर्वेंट बोलता है कि वो मेज एलिक्सिर बेचने वाले के बारे में पूछ रहा था और पूछता है क्या वो ऑस्कर क्रशन हो सकता है। बॉस थोड़ा काल्म होकर कहता है नहीं। कंसर्न लड़का पूछता है क्या व्हाइट टावर ने केस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। बॉस फिर कहता है नहीं, क्योंकि ऑस्कर को फ्रेम करने वाला खुद व्हाइट टावर से था। तभी कोई आके पूछता है कौन इतना स्टूपिड होगा जो अपना आइडेंटिफिकेशन रिंग रिमूव करना भूल गया हो। डोर से ऑस्कर सेज एंटर होता है, लेकिन सबको लगता है कि वो क्रशन ही है। अपने मन में हमारा लड़का सोचता है कि उसने वायल पे छोड़ा हुआ सेंट ट्रेस करके डिस्कवर कर लिया है कि इसमें बहुत लोग शामिल हैं। काउच पे बैठा बंदा पूछता है क्या उसने उसकी शॉप डिस्ट्रॉय की। ऑस्कर बोलता है हाँ, और मुझे तुम दोनों की बातें सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट है, चलो कंटिन्यू करो। बॉस की पेशेंस खत्म हो जाती है और कहता है कि मैंने सोचा था तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं है। फिर अपने हेंचमैन को ऑर्डर देता है कि प्रोटैगनिस्ट को हैंडल करो। ऑस्कर डार्क लुक के साथ कहता है अगर यही गेम खेलना है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। जल्दी से वो अपना स्पेल विंग कटर कास्ट करता है और बंदा लिटरली अपना सर खो देता है। अपने दिमाग में लड़का डिसअपॉइंटमेंट फील करता है क्योंकि उसका एम सिर्फ हेड पे नहीं था। शॉक्ड ब्राउन ब्लेजर वाला बंदा चीखता है, रिवॉल्वर निकालता है और ऑस्कर को गालियां देता है। गोलियां उड़ती हैं ऑस्कर की तरफ, लेकिन वो स्माइल करता है और बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर वो अपना विंडशील्ड एक्टिवेट करता है और सोचता है कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रिंसिपल क्या होगा। बंदा स्टान होकर पूछता है उसने बुलेट्स कैसे रोकी, और लड़के को सरप्राइज होता है कि उन्हें बुलेट्स कहा जाता है। ऑस्कर बोलता है बुलेट्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी के लिए मैं इन्हें वापस कर दूंगा, और बिना बुलेट प्रूफ बॉडी के ओपोनेंट अटैक डायरेक्टली खा लेता है बिना कुछ कर पाए। वुंडेड होते हुए भी बंदा गालियां देता रहता है, लेकिन ऑस्कर वार्निंग देता है तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा, मैंने रूम को साउंड प्रूफ बना दिया है। शॉक्ड बंदा पूछता है कैसे पॉसिबल है। ऑस्कर बोलता है मैंने साउंड बाइंड यूज किया है, अब तुम कॉपरेट करके मुझे बताओ किसने मुझे फंसाया। लेकिन बंदा जिद्दी बनता है तो ऑस्कर उसके चेहरे पे किक मार देता है। ऊपर से ऑस्कर एडमायर करता है कि बंदा अपनी लाइफ से ज्यादा अपनी प्राइड को इंपॉर्टेंस दे रहा है, और फिर एक और स्पेल एक्टिवेट करता है, अपना पांव उसके फेस पे स्ट्रांगली दबाकर। जमीन पे गिरा हुआ बंदा चीखने लगता है। प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि अब जब उसने हवा को उस आदमी के बॉडी के अंदर चैनल कर दिया है तो उसे अभी इमेजिनेबल पेन फील हो रहा होगा। फिर वो बोलता है कि उसे दूसरों को टॉर्चर करना पसंद नहीं है, बस इसलिए क्योंकि आवाज बहुत होती है। डर के मारे वो आदमी भीख मांगने लगता है और बोलता है कि रुक जाओ, मैं सब बता दूंगा। मैजिक डीएक्टिवेट करके ऑस्कर उससे कहता है कि अपने असैसिन के बारे में जो भी जानता है सब बताओ। अपने गले पे हाथ रखकर ब्लेजर वाला बंदा बोलता है कि उसे पैसे दिए गए थे ताकि वो एलेक्सिर उस लड़के को सस्ता बेच दे, और जो बंदा पीछे था उसने अपना चेहरा हुड से कवर किया हुआ था, लेकिन उसने व्हाइट टावर का रिंग पहना था। ऑस्कर सोचता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक थी उसको कंफ्यूज करने के लिए। डर के मारे वो बंदा फिर बोलता है कि उस मिस्टीरियस बंदे से एक रिफ्रेशिंग मिंट वाली खुशबू आ रही थी। ऑस्कर सब इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और पूछता है कि अपनी डेथ के बाद कॉन्सिक्वेंसेस से डील करने का क्या प्लान था। बंदा बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि व्हाइट टावर इन्वेस्टिगेट करेगा, और इसी वजह से उसके मुंह से और भी वैल्यूएबल बात निकल जाती है कि 4 मेन मैजिक टावर्स अब हट चुके हैं, जिसका ऑस्कर को बिल्कुल आइडिया नहीं था। ऑस्कर कहता है कि एलेक्सिर लेने के बाद वो ये सब भूल गया था। तब बंदा बोलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है। ब्राउन आउटफिट वाला आदमी उठता है, ड्रेसर के पास जाता है और वापस आके कई फोल्डर्स लाता है। बोलता है कि इनमें सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑस्कर डिसाइड करता है कि व्हाइट टावर वाले फोल्डर से स्टार्ट करे। उसमें लिखा होता है कि उसके सैक्रिफाइस के बाद सारे मैजिक टावर्स में से व्हाइट टावर ने सबसे खराब रिजल्ट्स दिए पिछले साल। चिंता में पड़कर ऑस्कर सोचता है कि जब उसने एडना को हैंडल करने के लिए कहा था
तो व्हाइट टावर के पास एडवांस्ड मैजिक क्यों नहीं है। फिर वो आदमी से 4 मैजिक टावर्स की करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है। पता चलता है कि ईस्ट का येलो टावर जो लाइटनिंग कंट्रोल करता है उसने मैजिक इंजीनियरिंग का ग्रेट एरा शुरू किया। साउथ का ब्लू टावर क्लीन वाटर, एग्रीकल्चर और पोर्शन बिजनेसेस में कंट्रीब्यूट करता है। वेस्ट का रेड टावर जो डेजर्ट को सैल्यूट करता है, मिलिटेंट्स के साथ मिल गया और मॉन्स्टर सब्जुगेशन मिशंस में मदद करता है। ऑस्कर फिर व्हाइट टावर के बारे में पूछता है। बंदा बोलता है कि वो सिर्फ डिलीवरीज करता है। ये सुनकर ऑस्कर शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या मतलब आइटम डिलीवरीज। बंदा कंफर्म करता है और बोलता है कि उनके पास विंड नाइट्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। ये देखकर ऑस्कर को लगता है कि सिचुएशन उसके सोचने से भी ज्यादा खराब है क्योंकि पास्ट में व्हाइट टावर के मेजर स्काइज में सोअर करते थे और उन्हें ड्रैगन्स और ईगल्स के साथ कंपेयर किया जाता था। अपने फेस पर हाथ रखकर ऑस्कर पूछता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बंदा बोलता मेरे नॉलेज के हिसाब से तो करंट मास्टर ही है। ये सुनकर ऑस्कर रियलाइज करता है कि वो उसके एक्स डिसाइपल्स में से एक है। टॉपिक चेंज करके वो पूछता है कि ब्लू टावर पोर्शंस के अलावा और बिजनेसेस क्यों ले रहा है। बंदा बोलता है कि क्योंकि उनका पोर्शन मार्केट पे मोनोपोली है, इसलिए उन्होंने क्लीन वाटर को हाई प्राइस पे बेचना शुरू किया और ड्राई एरियाज में बारिश लाना स्टार्ट किया। प्रोटैगोनिस्ट कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्लीन वाटर बेचने का क्या मतलब। बंदा बताता है कि ये रिच लोगों में एक नई ट्रेंड है। इरिटेट होकर ऑस्कर बोलता है कि ब्लू टावर के मेजर्स सिर्फ पैसा बनाने के लिए क्लाउन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वापस देखते हुए ऑस्कर डिस्कवर करता है कि व्हाइट नाइट फेस्टिवल ही व्हाइट टावर का लास्ट चांस है अपनी वर्थ प्रूव करने का। प्रॉब्लम यह है कि वो इवेंट सिर्फ 7 महीने बाद होने वाला है। तभी बंदा बोलता है कि उसके बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है और ऑस्कर सोचता है कि क्या उसे सेव करे क्योंकि उसने काफी यूजफुल इन्फो दी है। येलो टावर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए ऑस्कर अनेक क्राइम्स अनकवर करता है और स्पीचलेस रह जाता है। फिर उठकर कहता है कि बंदा बेसिकली एक चलती फिरती गंदी चीज है और ये दिखाता है कि उसने उसे सेव ना करने का डिसीजन ले लिया। चुपके से उम्मीद कर रहा है कि बंदा अपनी नेक्स्ट लाइफ में अच्छा इंसान बनेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाइट टावर पर ऑस्कर अपने रूम में बिल्कुल थका हुआ पहुंचा। अपनी आर्मचेयर पे बैठ के उसको यकीन नहीं होता कि बस थोड़ी सी बेसिक स्पेल्स यूज करने से इतना थक गया और वो सोचता है कि इस हालत में क्या वो मैजिक यूज कर पाएगा जो उसको ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेज बनाया था, जिसका नाम था विन आर्काइव। स्पेल ट्राई करने पर लड़का देखता है कि वो डिसिपेट हो जाता है और कंक्लूड करता है कि अभी भी वो उसको यूज नहीं कर सकता और उसको अपने बॉडी की करंट कंडीशन का फुल मैजिकल स्कैन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑस्कर क्रशन के बारे में इन्फो स्टडी करता जा रहा है क्योंकि उसकी मेमोरीज एकदम मेज है और अपने होस्ट के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है अगर वो उस बॉडी को बचाना चाहता। पता चलता है कि जो यंग मैन मरा वो काउंट क्रशन का हेयर था और एक बड़े फायर का सॉल सर्वाइवर। लड़के की पावर को मैजेज ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, इतना कि उसके रिक्रूटमेंट के लिए फाइट्स भी हुए। इसलिए अपने 6 सालों में उसने मैजिक कॉलेज अटेंड किया। उसने हमेशा हाई ग्रेड्स ही लिए और एक थीसिस पब्लिश करके सबको प्रूव किया कि वो सच में जीनियस था। पर वो कभी लेवल 1 से आगे नहीं बढ़ा और काफी अनहैप्पी लाइफ जिया, सब उसकी मैना डेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से, जो उसको ग्रेट मेज बनने से रोकता था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसको पता चलता है कि उसके होस्ट को ये डिजीज थी और सोचता है कि अब सब कुछ सेंस बनाता है। अचानक वो नोटिस करता है कि स्कैन कंप्लीट हो गया है और रिजल्ट्स तुरंत देखने का फैसला करता है, ऑलरेडी वर्स्ट एक्सपेक्ट करके। पर उसको बड़ा शॉक लगता है जब पता चलता है कि सो कॉल्ड मैना डेफिशिएंसी सिंड्रोम आइडेंटिफाई नहीं हुआ और लड़के की सारी प्रॉब्लम्स इसलिए थी क्योंकि किसी ने उसका मैजिक सर्किट सील कर दिया था। पता चलता है कि ये सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जिसमें कोई मैजिक सर्कुलेट या एक्यूमुलेट नहीं कर सकता और एक मेज के फिजिकल सर्किट्स की नंबर उसका लेवल डिसाइड करता है। पर क्रशन का केस अलग है क्योंकि उसका फिजिकल सर्किट नेचुरली वॉर्प नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर उसको बाइंड किया था। अपने थॉट्स में प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि अगर लड़का जीनियस था तो उसको कैसे नहीं पता चला कि उसको सिंड्रोम नहीं है। फिर वो कहता है कि काश लड़के ने डायरी रखी होती क्योंकि फ्रैंक के अकॉर्डिंग यंग मैन एक अल्कोहलिक था, पर अब उसको नहीं पता कि ये एक डेलिबरेटली क्रिएटेड पर्सोना था क्या। अगर क्रशन को पता चल गया था कि उसका सर्किट पर्पसली ब्लॉक किया गया था और उसने प्लेबॉय बनने का एक्टिंग किया और इलीगल एलेक्सर चूज किया क्योंकि उसको किसी पे भरोसा नहीं था, इसलिए उसको खुद ही अपनी चेंज को अंडू करना था। टेबल पे कई सारी बुक्स रखते हुए ऑस्कर कहता है कि वो इस नॉट को अनटाई कर सकता है। अचानक उसका ध्यान एक बुक पे जाता है जो बेसिक मैजिक के री इंटरप्रिटेशन के बारे में है। टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रोटैगोनिस्ट पेजेस पलटना शुरू करता है और उसमें स्पेल्स के बारे में वेरियस नोट्स देखता है, जैसे विंड कटर, विंडशील्ड और गॉन स्पेल। ऑस्कर रियलाइज करता है कि ये कॉन्सेप्ट्स उसके खुद के स्पेल कास्टिंग के सिमिलर हैं और इस बुक में कई सारे स्पेल्स हैं जो उसके होस्ट ने स्क्रैच से बनाए, मतलब कि मैजिक यूज ना कर पाने के बावजूद लड़के ने अपने माइंड में एक्सपेरिमेंट्स किए। और थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमारा लड़का कंक्लूड करता है कि उसका मैजिकल थ्योरी इंटरप्रेट करने का तरीका क्रशन के जैसा है और ये यंग मैन कभी मैजिक से हारा नहीं या सबसे ज्यादा मेहनत की क्योंकि ये उसका पैशन था। इसके अलावा लड़के ने बुक में एक डेडिकेशन लिखी थी, उम्मीद करता हुआ कि उसके नोट्स व्हाइट टावर तक फेंट पे ट्रैवल करेंगे। ये रिवील करता है कि उसको एग्जैक्ट पता था कि वो एलिक्सिर लेते वक्त क्या कर रहा था। उसका एक ही ऑब्स्टेकल था कि उसको सब कुछ अकेला करना था। इस तरह मेज ऑस्कर क्रशन एक ऐसा यंग मैन था जो अपने क्रूएल फेट की वजह से कभी सक्सीड नहीं किया और चुपके से एक अकेला रास्ता चलता रहा। सब कुछ पढ़ने के बाद प्रोटैगोनिस्ट काउच पर बैठता है और कसम खाता है कि 17th मास्टर ऑफ मैजिक टावर के नाम पर वो उस नॉट को खोलेगा जो लड़का कभी न खोल सका और जो लोग क्रशन के विंग्स तोड़े उनको उनकी हरकतों का हिसाब चुकाना पड़ेगा।
अचानक सीन बदल जाता है। एक ग्रीन हाउस में घूमते हुए ऑस्कर सोचता है कि वो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि लास्ट चीज जो उसको याद है वो ये है कि फिजिकल सर्किट का नॉट खोलने की कोशिश में थक के सो गया था। तभी किसी के मास्टर बुलाने की आवाज उसका ध्यान खींचती है। पास जाते ही प्रोटोगोनिस्ट खुद को 3 बच्चों के साथ देखता है और जल्दी समझ जाता है कि ये सब वाइस काउंट ऑफ नाइटमेयर्स के ड्रीम कर्स की वजह से हो रहा है, जो उसको हर बार सोने पे पास्ट में ले जाता है। मतलब ये कर्स उसके सोल से जुड़ा है, न कि फिजिकल बॉडी से जैसा उसने पहले सोचा था। सीन देखते हुए लड़का सोचता है कि क्या वो लकी है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स के बारे में ड्रीम्स करप्ट नहीं हुए। लेसन देते हुए सेज कहता है कि भले ही मैजिक फिजिकली सेम दिखे, ये 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड होता है। छोटा लॉयड पूछता है कि क्या व्हाइट टावर हार्मोनाइजेशन टाइप परस्यू करता है, और मुस्कुरा के प्रोटैगोनिस्ट कंफर्म करता है। फिर साशा पूछती है कि क्या हर मैजिक टावर का एक प्रेफर्ड मैजिक टाइप होता है, और ऑस्कर कंफर्म करता है, समझा के इसलिए टावर्स वही मैजिक टाइप्स ढूंढते हैं जो उनके लिए बेस्ट होते। ग्लिड हाथ उठा के कहता है कि उसको एक्सेलरेशन टाइप मैजिक चाहिए क्योंकि स्लो चीजें बोरिंग हैं। छोटी लड़की फिर पूछती है कि उनको कैसे पता चलता है कि वो किस टाइप के मैजिक के साथ पैदा हुए हैं। ऑस्कर कहता है कि ये उसके सोच से भी सिंपल है, और लड़की से कहता है कि वो जो मैजिक उसने उसके सामने ड्रॉ किया उसको कास्ट करे अपनी इंडेक्स फिंगर यूज करते हुए। साशा को लगता है कि कुछ हो रहा है। मुस्कुरा के प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि ये स्पेल न ज्यादा फास्ट है न लीथल, बल्कि बैलेंस्ड है, इसलिए हार्मोनिक टाइप का, जो रेड हेड को खुश कर देता है क्योंकि उसका मैजिक टाइप उसके मास्टर जैसा है। बाकी 2 लड़के कहते हैं कि वो भी टेस्ट देना चाहते हैं जल्दी से। प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि गिलीड का मैजिक एक्सेलरेशन टाइप का है जबकि लॉयड का स्पेशल टाइप का। लड़का पूछता है कि क्या इसको चेंज करना पॉसिबल है, और ऑस्कर बताता है कि स्पेशल टाइप्स रेयर होते हैं, सिर्फ 0.2% मेजेस के पास होते हैं। फिर भी छोटा लड़का कहता है कि वो बैलेंस्ड टाइप जैसा होना पसंद करेगा। मेज सोचता है कि अब क्या करे, क्योंकि उसका प्लान था कि लड़के को उसके टाइप की वजह से ज्यादा 1-on-1 लेसन्स दे। ये सुनकर लॉयड अपना माइंड बदलने लगता है, पर पहले पूछता है कि क्या ये सच है। कंफर्म करते हुए प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि स्पेशल टाइप मेजेस को इंप्रूव करने में ज्यादा मुश्किल होती है बिना प्रॉपर टीचर के। ये सुनना ही काफी था छोटे के लिए। उसके बाद वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। अब लड़का ये सोचता रहता है कि वो बच्चा जिसको मैन ऑफ प्रॉमिस निकनेम दिया गया थोड़ा सा बदमाश है, पर उसको बुरा लगता है क्योंकि उस वक्त लॉर्ड बस एक बच्चा था। अचानक स्पीकर बॉक्स से आवाज उसको जगाती है। एक वॉइस कहती है कि ये ब्रॉडकास्ट रूम अनाउंसमेंट है, और प्रोटैगोनिस्ट का नाम हर जगह गूंजता है जब कोई उसको लैबोरेटरी 4202 में रिपोर्ट करने को कहता है। एलिवेटर की तरफ जाते हुए लड़का सोचता है कि उसके पास अभी भी 8 फिजिकल सर्किट्स अनलॉक करने बाकी हैं, और रिवील करता है कि इस प्रोसेस में उसने 2 मना सर्किट लाइंस गेन किए और लेवल 2 तक पहुंच गया। एक रूम में एंटर करते ही एक आदमी पूछता है कि लड़का कैसा फील कर रहा है, क्योंकि फ्रैंक ने कहा था कि उसकी मेमोरीज वापस आ रही हैं। पास जाते हुए ऑस्कर कहता है कि वो आ रही हैं जब वो मैक्सिम बिस को देखता है, 45 साल का व्हाइट टावर का एल्डर। पता चलता है कि ये आदमी एक जूनियर था जो सेज के बाद कई साल बाद टावर ज्वाइन किया, और एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है जो हमेशा उसके पीछे सीनियर और बाद में मास्टर ऑफ मैजिक टावर बुलाता था, जो उसको प्यारा लगता था। अपने ख्यालों में खोया हुआ प्रोटैगोनिस्ट को पता ही नहीं चलता कि वो मुस्कुरा रहा है, जिससे मैक्सिम पूछता है कि इस एक्सप्रेशन का रीजन क्या है, बताते हुए कि उसको रिपोर्ट मिली थी कि गॉर्डन फैमिली का हेड और हेड ऑफ एनफोर्समेंट का मर्डर हो गया। ऑस्ट्रैक्स के इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता है, पर कहता है कि उसको रीजन पता है, माइनस दोनों ने उसको मारने की कोशिश की थी। येलो फोल्डर देते हुए प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि एलेक्सिर पॉइजन था और उसमें कमीशन फी और एक बुक है जो सब कुछ एक्सप्लेन करती है, क्योंकि क्राइम्स का पता चलने के बाद उसको चुप कराने की जरूरत पड़ गई। मैक्सिम कहता है कि पैसा सच में लेजिटिमेट लगता है। ऑस्कर फिर कहता है कि रिपोर्ट बुक में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कंटेंट है। आदमी कंफर्म करता है कि इस केस में वो इंसिडेंट को जाने देगा और उसको थैंक्स बोलता है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या वो एक फेवर मांग सकता है। फिर वो रिवील करता है कि उसको मैजिक टावर के मास्टर से मिलना है। एल्डर कहता है कि ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मेजेस अक्सर उसके साथ मैजिक डिस्कस करते हैं, पर मिलने के लिए 6 महीने वेट करना पड़ेगा। आने वाले फेस्टिवल से चिंता और इंट्रीग में हमारा लड़का पूछता है कि क्यों। मैक्सिम बताता है कि यंग वुमेन बिजनेस के लिए बाहर गई है क्योंकि हाई मेज अभी एब्सेंट है। ऑस्कर फिर पूछता है कि टावर मास्टर का लेवल क्या है। बिना हेसिटेशन आदमी बताता है कि वो लेवल 7 मेज है। अपने थॉट्स में लड़का फील करता है कि कुछ गलत है, क्योंकि साशा को अब तक कम से कम लेवल 8 तक पहुंच जाना चाहिए था। रिपोर्ट पे वापस आते हुए एल्डर कहता है कि कॉप्स का क्रॉस सेक्शन क्लीन था, और पूछता है कि क्या लड़के ने ऑफेंसिव मैजिक यूज करना रिज्यूम कर दिया है। झूठ बोलते हुए ऑस्कर कहता है कि वो ट्रेनिंग करता है जबकि वो सोचता है। आदमी फिर कहता है कि इस केस में वो फ्री है जाने के लिए। प्रोटैगोनिस्ट रूम से निकल जाता है, पर कोई और अंदर आने वाला लगता है। ये मैजिक टावर का वाइस मास्टर है, जो कहता है कि वो मैक्सिम से रिक्वेस्ट करने आया है कि उस लड़के पे ज्यादा सख्ती ना करे जो अभी गया। एल्डर कहता है कि उसको यूथ को रेप्रीमेंड करना पड़ता है ताकि वो ट्रबल में ना पड़े। हैमिल कहता है कि वो समझता है पर उसकी चिंता करता है, क्योंकि भले ही ये बेसिक मैजिक हो, इतनी जल्दी परफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब ऑस्कर चुपके से स्टडी कर रहा है मुस्कुरा के। आदमी कहता है कि लड़का सच में स्नीकी है। मैटर रैप अप करते हुए वाइस मास्टर कहता है कि उनको एल्डर्स मीटिंग में जाना है जहां एल्डर फिडेलिना वेट कर रही है। डोर 10th फ्लोर पे प्रोटैगोनिस्ट डिसाइड करता है कि वो उस जगह विजिट करे जहां वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, जो अब खाली लगता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी पास आता है और ऑस्कर को देख के खुश लगता है। वो विल्टर है, मैजिक टावर फैसिलिटीज का मैनेजर। नोटिस करते हुए कि लड़का उसको याद नहीं करता, आदमी कहता है कि लगता है रूमर्स सच थे
चिंता में प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसकी मेमोरी के बारे में न्यूज़ कहाँ तक फैली है और आदमी ने उसको यंग सर ऑस्कर क्यों बुलाया। मुस्कुरा के विल्टर कहता है कि वो तब काम कर रहा था जब फॉर्मर मास्टर ऑफ मैजिक टावर जिंदा था और वो आदमी ग्रेट सर ऑस्कर था। मुस्कुरा के हमारा लड़का कहता है कि उसको ये डिस्टिंक्शन पसंद आया और वो भी इसको यूज करेगा। बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि उसको लड़के से बात करना अच्छा लगता, पर वो जल्द ही टावर छोड़ देगा क्योंकि उसने वहाँ 3 मास्टर्स के अंडर काम किया है और उसके कोवर्कर्स के अनलाइक वो अकेला है जो अभी तक बचा है। उसने इतना लंबा टाइम एंड्योर किया क्योंकि फॉर्मर मास्टर ने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में कहा था कि यहाँ रहने वाला हर कोई जरूरी है, इसलिए उसने काम शुरू किया ये बिलीव करके कि वो व्हाइट टावर का ट्रू मेंबर है। ऑस्कर फिर कहता है कि फॉर्मर मास्टर डेफिनेटली सीरियस था। विल्टर फिर कहता है कि इसलिए वो क्विट कर रहा है, जिससे प्रोटैगनिस्ट काफी कंफ्यूज हो जाता है। समझाते हुए आदमी कहता है कि जैसे उसको पता होगा व्हाइट टावर की कंडीशन अच्छी नहीं है और फाइनेंसेस पहले जैसी नहीं है और अगले महीने वो वहाँ 42 साल काम पूरा कर लेगा। ऑस्कर पूछता है कि क्या ये लॉन्ग सर्विस अवार्ड की वजह से है। पता चलता है कि मेडल के अलावा जो 40 साल टावर में काम करते हैं उनको 200,000 सेनोस मिलते हैं। सर हिला के विल्टर कहता है कि व्हाइट टावर के पास अब इतना लग्जरी नहीं है कि ऐसा रिवॉर्ड दे सके, क्योंकि ऐसा करने से कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये जगह उसका दूसरा घर है। अपने थॉट्स में हमारा लड़का रिवील करता है कि उसको बिल्कुल नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी खराब है और वो सोचता था कि ब्लू टावर बस प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रावैगेंट बन रहा है। और अब वो कौन होता है दूसरों के काम पे उंगली उठाने वाला, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े लोग बने अपनी मेहनत से, जबकि उसके पास सिर्फ टाइटल्स हैं जो कुछ मतलब नहीं रखते क्योंकि वो दूसरों के डिजर्व किए रिवॉर्ड्स को फंड करते हैं। अचानक बूढ़ा आदमी ऑस्कर का ध्यान खींचता है, नोटिस करते हुए कि ऑस्कर अपनी मुट्ठी जोर से भींच रहा है। बूढ़ा पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रियलाइज करते हुए कि उसने अपने हाथों को चोट पहुंचा दी, प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि विल्टर कब जाने का प्लान कर रहा है। आदमी जवाब देता है 2 हफ्ते में। लड़के के जख्म पे बैंडेज करते हुए वो उसको नर्स के पास दवाई लेने के लिए कहता है। ऑस्कर फिर कहता है कि उसको उम्मीद है कि आदमी उसका कन्वर्सेशन पार्टनर बना रहेगा क्योंकि उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक तरीका ढूंढ लेगा ढेर सारा पैसा बनाने का और उसका रहना श्योर करेगा। इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट को अपने डेस्क पे बैठा हुआ, सोचता हुआ कि वो अपना वादा कैसे पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं रिसर्च, लेक्चर्स और कमीशंस, पर इनसे पैसा आने में टाइम लगता है। तो जल्दी पैसा लाने वाला बिजनेस चाहिए, इसलिए वो पोशन ट्रेड में जाने का सोचता है। अचानक न्यूज़पेपर में कुछ उसका ध्यान खींचता है। वो विजिबली शॉक्ड हो जाता है। डोर वाइस मास्टर के ऑफिस में एक बड़ी हैट वाली औरत कहती है कि वो इस बार ऑल्डो को इग्नोर नहीं कर सकती। ये फिडेलिना है, व्हाइट टावर की एल्डर जो फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको यकीन नहीं होता कि मैक्सिम इस सिचुएशन से एग्री करता है। चिल्ला के औरत क्लेम करती है कि चोरी एक आदत है जो सिर्फ बढ़ती है, पर आदमी कहता है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि टावर में अब चोरी के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। गुस्से में फिडेलिना डिमांड करती है कि वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना बंद करे और कल्प्रिट को आइसोलेशन में डाल दे। आर्ग्यूमेंट से इम्पेशेंट हैमिल कहता है कि आइसोलेशन बहुत हार्श पनिशमेंट है और ये एक बच्चे के लिए टॉर्चर से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बजाय वो सजेस्ट करता है कि लड़का स्टोलन रिसर्च फंड्स का ट्रिपल अमाउंट पर्सनली रीपे करे। डिससेटिस्फाइड औरत कहती है कि उनके पास फंड्स कम हैं और जल्दी डिसीजन लेना होगा, जैसे पोषण प्रोडक्शन चैम्बर के इक्विपमेंट बेच देना, क्योंकि ये फैसिलिटी अब ज्यादा यूज नहीं होती। पर वाइस मास्टर कहता है कि वो इसकी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि ये चैम्बर वहाँ है जहाँ मेजर्स मैजिक स्टडी करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं और वो फ्यूचर को बेच नहीं सकते अपनी भूख मिटाने के लिए। पैसिमिस्टिकली फिडेलिना पूछती है कि क्या उनके पास अभी कोई फ्यूचर है क्योंकि वो पहले ही 20 साल वेट कर चुके हैं। ये सुन के मैक्सिम गुस्सा हो जाता है। अनफेस्ड औरत हैमिल से उसके प्रपोजल को सपोर्ट करने को कहती है, ये आर्ग्यू करते हुए कि अगर कोई जीनियस भी टावर को बचा सकता है वो उनके पास नहीं आएगा। एल्डर जवाब देने से पहले दरवाजे पर नॉक होती है जो सबको सरप्राइज कर देती है। वाइस मास्टर विजिटर को अंदर बुलाता है। ये ऑस्कर है जो पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है और तीनों को ग्रीट करता है। पास आके लड़का कहता है कि उसके पास एक सजेशन है पर उसको बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन चाहिए। उससे में फिडेलिना कहती है कि ये रिडिक्यूल्स है ऐसा पूछने का जब उसने कुछ दिन पहले रिसर्च फंड्स एम्बेजल किए। उसको इग्नोर करके प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसको न्यूज़पेपर में कुछ मिला, प्रॉपर्टी 27 बंद हो रही है इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक की वजह से। हैमिल कहता है कि उसने इसके बारे में सुना है और लोग इसको कैडेंस फ्लू बुला रहे हैं, पर क्योंकि वैक्सीन फार्मूला 20 साल पहले खो गया था इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। हमारा लड़का कहता है कि ब्लू टावर भी एंटीडोट बनाने में फेल हो गया, इसलिए वो फ्लू के वैक्सीन बेच के व्हाइट टावर का उस मार्केट पे मोनोपोली रिवाइव करना चाहता है। हैट वाली औरत हंस के कहती है कि उसकी बात सुनना भी बेकार है। मैजिकल टावर्स और फार्मा कंपनियों ने ढेर सारा पैसा और मैन पावर लगा दिया पर कुछ हुआ नहीं, और ये 20 साल का लड़का दावा करता है कि वो कर सकता है। मुड़ के नायक कहता है कि शायद वो सही है पर वो भूल रही है कि वो एक जीनियस है। ये सुनकर फिडेलिना और गुस्सा हो जाती है। उसकी आंख के पास नसें उभर आती हैं। चिल्ला के वो पूछती है कि 25,000 सेनोस चुरा के अवैध एलिक्सर खरीदने वाला ऐसा कैसे बोल सकता है जो सिर्फ उसकी पैसों के मामले में पूरी अज्ञानता दिखाता है। हैमिल बीच में बोलता है कि ऑस्कर यहाँ एक आधिकारिक निवेश का अवसर प्रस्तावित करने आया है, तो ऐसी असभ्यता की कोई जरूरत नहीं। ठंडी पड़ के औरत सॉरी बोलती है। अपने विचारों में नायक आखिरकार समझता है कि फिडेलिना उससे नफरत क्यों करती है, क्योंकि वो टावर की कोषाध्यक्ष है। फिर भी वो उपमास्टर से अपनी रिक्वेस्ट पर विचार करने को कहता है, सोचते हुए कि अब वो एक अलग इंसान है।
आदमी पूछता है, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि ये वही फ्लू है? बिना हिचकिचाहट लड़का उसको अखबार का पेज 2 चेक करने को कहता है, जहां लिखा है कि आर बिशप बाल्डविन ने तीर्थ यात्रा के दौरान अचानक योजनाएं बदल दी और सायरन में 1 महीना रुकेंगे। पता चलता है कि ये आदमी अल्ट्रारा ऑर्डर का है, जो मदर अर्थ को समर्पित है और 7 आर्कबिशप को सबसे नेक होना चाहिए। पर हकीकत अलग है, क्योंकि कार्डिनल बनने के लिए, जो ऑर्डर में दूसरे नंबर पर है, ढेर सारा अभियान फंड चाहिए। इसलिए उनको एक शहर में 1 महीना रुकने की अनुमति है, और इसके लिए रईसों और व्यापारियों से पैसा चाहिए। और क्योंकि सायरन छोटा होता जा रहा है, ये बस 2 और 2 जोड़ने वाली बात है। मैक्सिम कहता है कि लड़का सही है, पर उसको लगा था कि आर्कबिशप का रुकना सिर्फ प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के लिए था। हमारा लड़का कहता है कि इसलिए ये अजीब है, आखिर क्यों एक बंजर भूमि के लिए प्रार्थनाएं और आशीर्वाद मांगना, जबकि इल्ट्रारा ऑर्डर का तीर्थ यात्रा मार्ग पहले से चुना हुआ है? क्योंकि उसको पता है कि आर्कबिशप ने सायरन से पहले नॉक्स में 1 महीना रुका था, और मोस्ट में भी इतना ही समय रुकेगा, सब कुछ विंस के दौरे को जितना हो सके देरी करने के लिए, जो परिभाषित मार्ग पर है। क्योंकि अगर तीर्थ यात्रा के दौरान कोई घटना होती है, तो कार्डिनल बनने के चक्कर में आर्कबिशप के लिए ये मौत की सजा है। बुरा आदमी फिर कहता है कि इस मामले में आर्कबिशप को फ्लू के बारे में पता था और वो स्थिति हल होने तक समय खरीद रहा है। फिदेलिना कहती है कि लड़का विश्लेषण में सच में अच्छा है, जैसे एक सिद्धांत जादूगर से उम्मीद की जाती है। हैमिल कहता है कि वो ऑस्कर की बात समझ गया है, पर वो आधिकारिक तौर पर प्रायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे दूसरे मंत्रों का फंडिंग रुक जाएगा। लेकिन वो अपना पर्सनल पैसा लड़के के बिजनेस में निवेश करना चाहता है। ये सुनकर हैट वाली औरत सदमे में आ जाती है, पर उपमास्टर उसको कहता है कि ये ठीक है। फिर वो ऑस्कर से पूछता है कि क्या 30,000 सेनोस काफ़ी हैं। अपने विचारों में नायक खुलासा करता है कि ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। मीटिंग के बाद हम ऑस्कर को औषधि उत्पादन कक्ष में देखते हैं, दृढ़ निश्चय कि वो प्लान बी के साथ आगे बढ़ेगा, जो है वैक्सीन का सैंपल बनाने का उस पैसे से जो उसको मिला, ताकि आर्कबिशप से और पैसा मिले, क्योंकि हताश वाले से पैसा लेना बेहतर है। फिर ऑस्कर कहता है कि अब समय है चीज़ें गर्म करने का। थोड़ी देर बाद हम लड़के को एक फ्लास्क में लाल तरल पदार्थ देखते हुए देखते हैं। पदार्थ को दूसरी जगह स्थानांतरित करते हुए वो कहता है कि समय आ गया है, और अपने सुरक्षात्मक चश्मे उतार के वो अपने बनाए हुए से संतुष्ट दिखता है, कहते हुए कि जैसे लोग कहते हैं एक सच्चा मास्टर हमेशा अपनी क्लास रखता है। नीला लड़का पास आता है, कई बैग उठाए हुए, चिल्ला के कहता है कि उसकी कमर टूट जाएगी, पर उसने सारी जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां ला ली और तुरंत कुछ पीने के लिए मांगता है। हीरो बोलता है कि उसके पास एक फटीग रिकवरी पोशन है, और वो उसे एक यंग लड़के को देता है। लड़का थैंक्स बोलता है और पोशन पीने के बाद कहता है कि ये टेस्टी था और थोड़ा वार्म भी। वो पूछता है, भाई क्या तूने अभी बनाया ये? हर्ब्स देखते हुए ऑस्कर बोलता है, हाँ। लड़का फिर कहता है कि तूने तो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स चुने हैं। स्माइल देते हुए वो बोलता है कि उसका दोस्त मर्चेंट बनना चाहिए, क्योंकि उसकी चॉइस एकदम जबरदस्त है। यंग मैन फिर कहता है कि यही उसका प्लान है जब टावर टूटेगा, पर ऑस्कर उसके सर पे एक छोटी सी थपकी देता है और बोलता है, भाई कंट्रोल नहीं हुआ। सर पे हाथ रखते हुए यंग मैन पूछता है कि अब क्या करना है, क्योंकि फिडिलिना ने उसे हीरो के साथ हेल्प करने का ऑर्डर दिया है। हमारा हीरो बोलता है कि पहले इंग्रेडिएंट्स मूव करना शुरू करते हैं, ऑल्थो दिल से वो जानता है कि उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं। अपने दिमाग में सोचता है कि व्हाइट टावर टैलेंटेड पर प्रॉब्लमेटिक बच्चों से भरा है, जो अगर साथ आएं तो टावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उनमें से एक है फ्रैंक सीरियस। ब्लू हेड लड़का पूछता है, जो चीज़ें मैंने खरीदी वो जहरीली तो नहीं ना? पता चलता है वो ब्लैक लिलीज ऑफ द वैली, रेड चमेलास, घोस्ट मशरूम्स और एम्वा के बारे में बात कर रहा है। हीरो बोलता है कि बस ये जहरीला होने का मतलब ये नहीं कि इनका मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, बस थोड़ी प्रोसीजर्स चाहिए, जैसे हर्ब्स को 12 घंटे तक बॉयल करना। प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रिएंट्स भी चला जाता है। ऑस्कर फिर पूछता है कि क्या फ्रैंक को डंपलिंग्स वाला डिश पता है जो स्टीम डंपलिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है? यंग मैन बोलता है, हाँ पता है। हीरो फिर कहता है कि उस डिश से हर्ब्स का पॉइजन निकल सकता है और न्यूट्रिएंट्स भी बचे रह सकते हैं। शॉक में लड़का बोलता है, अरे फिर तो पोषण मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं। हीरो एग्री करता है। थोड़ी देर बाद इंग्रेडिएंट्स सॉफ्ट हो जाते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन को आसान करता है। हीरो अपना एयर ड्रेनिंग मैजिक एक्टिवेट करता है और एक पिंक स्टीम का क्लाउड बनाता है। बोलता है अब बस स्मोक से टॉक्सिन्स निकालना है। फोकस में वो फ्रैंक से बोलता है कि ध्यान दे। टॉक्सिन अलग करने के बाद हीरो बोलता है कि बचा हुआ स्टीम क्लीन है, बस अब सही प्रोपोर्शन में मिक्स करना है और कदीना फ्लू का इलाज बन जाएगा। फ्रैंक का मुंह खुला रह जाता है, पर ऑस्कर बोलता है, अब तेरी बारी है, ट्राई कर। अपने दिमाग में लड़का सोचता है कि वो एक टाइम पे 2 टाइप्स का मैजिक नहीं यूज कर सकता, पर ये हीरो को नहीं बोल सकता। सब देखकर ब्लैक हेड मेज नोटिस करता है कि लड़के का मना कंट्रोल थोड़ा अनस्टेबल है, पर बुरा नहीं। पर बस इतना ही। प्रोसेस कंप्लीट ना कर पाने पर फ्रैंक पूछता है, भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा? इसका लेवल 4 या 5 चाहिए, मैं तो अभी लेवल 3 पे हूँ। हीरो फिर बोलता है कि लड़के को प्रोसेस को अपने दिमाग में एक कॉन्फ़िगरेशन की तरह सोचना चाहिए, जहां लेफ्ट साइड पे मैजिक ए और राइट साइड पे मैजिक बी। फ्रैंक से दोबारा ट्राई करने को बोलता है, कहता है कुछ लूज तो नहीं कर रहा। फाइनली प्रोसेस काम करने लगता है। लड़का इंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि अब उसने ड्यूल कास्ट सीख लिया, जो इतना मुश्किल भी नहीं था। कंफ्यूज्ड फ्रैंक पूछता है, ये टेक्निक मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं सिखाई? ऑस्कर बोलता है कि ऊपर वाले लोग ग्रीडी हैं। अपने थॉट्स में रिवील करता है कि ये ट्रेडिशन है कि कोई टेक्निक जो मेहनत से सीखी हो, न्यूकमर्स को फ्री में नहीं सिखाई जाती। पर बैटलफील्ड पे ये एक रुकावट बन जाता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए टेक्निक शेयर करनी पड़ती हैं।
ये मतलब कि अब व्हाइट टावर को इंटरैक्टिव टीचिंग और नॉलेज एक्सचेंज चाहिए। स्माइल देते हुए ऑस्कर बोलता है कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पहली बार में ही कर लेगा। फ्रैंक बोलता है कि ये इसलिए क्योंकि तूने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, पर अभी भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं और उन्हें प्रिपेयर करना शुरू करना होगा। इसे सुनकर हीरो को अपने काम पर गर्व होता है। कुछ घंटे बाद देखते हैं 514 बॉटल्स तैयार हैं और ब्लू हेड लड़का फ्लोर पर बिल्कुल थक के लेट गया है। अचानक मैक्सिम रूम में आता है और बोलता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लू टावर ने 1 घंटा पहले सेरिन के विजिट की कंफर्मेशन दी है। आर्कबिशप बॉल्डविन से मिलने का प्लान है, मतलब वो लोग लेट हो गए। सोचते हुए हीरो बोलता है कि लगता है आर्कबिशप का कोई प्लान था। परेशान होकर एल्डर कहता है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनकी मेडिसिन बेकार हो जाएगी। पर फ्रैंक को तसल्ली देते हुए वो बोलता है कि लाइफ में कभी कभी बस बैड लक ही मिलता है। ऑस्कर फिर कहता है कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसे सही याद है तो कदीना फ्लू एक रैंक बी डिजास्टर है, तो कुछ ट्राई कर सकते हैं। इधर सुरिन सिटी के एक होटल में कोई आर्कबिशप को बोलता है कि गेस्ट्स आ गए हैं। चाय सिप करते हुए बॉल्डविन बोलता है आने दो उन्हें। और देखो लेवल 5 मेज फ्रॉम ब्लू टावर मेन और फार्मास्यूटिकल कंपनी न्यूवेज का जनरल डायरेक्टर नील ब्रायन आते हैं। सोफा की तरफ इशारा करते हुए आर्कबिशप बोलता है बैठो, फिर पूछता है कि फ्लू मेडिसिन का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। मुस्कुराते हुए मेन बोलता है कि सब स्मूथ है। आर्कबिशप पूछता है डिलीवरी डेट कब तक है, तो पता चलता है कि बस क्लिनिकल ट्रायल फेज बचा है। नील बोलता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो इंपीरियल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल जाएगा। पर दूसरा मेज बोलता है कि आर्कबिशप को पता होगा कि ट्रायल्स 1-2 दिन में नहीं खत्म होते, लेकिन वो 6 महीने में फिनिश करने का प्रॉमिस करते हैं, जिससे बॉल्डविन शॉक हो जाता है। गुस्से में वो बोलता है कि उसे 4 महीने में विंस जाना है। अचानक कोई बोलता है कि एक और मेज अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। आर्कबिशप बोलता है आने दो, और मेन से पूछता है कि तूने क्यों नहीं बताया कि और लोग कि कोई और नहीं था उनके साथ। तब बुट्स रूम में आता है और पता चलता है ये ऑस्कर है, जो ग्रीटिंग देने के बाद बोलता है कि वो एक ऑफर के लिए आया है। हैरान होकर आर्कबिशप पूछता है कि व्हाइट टावर का मेज यहाँ क्या कर रहा है। हमारा लड़का बोलता है कि वो कदीना फ्लू के क्योर के बारे में बात करना चाहता है। सुनकर के दूसरे दोनों भी इसी वजह से हैं। ऑस्कर पूछता है क्या मैं लेट हो गया? बॉल्डविन बोलता है नहीं, ब्लू टावर वाले अभी तैयार नहीं हैं। ऑस्कर फिर कहता है कि फिर तो व्हाइट टावर ही लीड में है। मेन बोलता है कि लड़का झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके टावर के पास न पैसा है न टेक्नोलॉजी। आर्कबिशप ऑस्कर से उसका लास्ट नेम पूछता है, जो वो तुरंत बताता है, और फिर पूछता है कि क्या वो सच बोल रहा है। एक छोटा बॉक्स टेबल पर रखते हुए लड़का बोलता है कि वो ऑल्टेनारा के आर्कबिशप के सामने झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए वो सैंपल लाया है। मुस्कुराते हुए बॉल्डविन पूछता है कि कितनी डोजेस हैं और व्हाइट टावर और कितना प्रोड्यूस कर सकता है। फिर ब्लू टावर के मेज को डांटता है जो चिल्ला रहा था। घबराते हुए मेन बोलता है ठीक है फिर, और ऑस्कर से पूछता है कि क्या उसे एम्पायर के एफडीए से अप्रूवल मिला है। ऑस्कर बोलता है नहीं। मुस्कुराते हुए मेन कहता है कि जैसा उसने सोचा, व्हाइट टावर की हालत भी उनके टावर जैसी है और वैक्सीन तब प्रोड्यूस होंगे जब ऑथराइजेशन मिल जाएगा। आखिर में वो आर्कबिशप से बोलता है कि सोच समझ के फैसला करे कि किस टावर के साथ डील करनी है। बिना डर के ऑस्कर बोलता है कि ब्लू टावर के लड़के का ग्रैंड लेगेसी की तरह बोलना इंटरेस्टिंग है, खासकर एक व्हाइट टावर मेज के सामने। ये सुनकर मेन इरिटेट हो जाता है और लड़के से बोलता है कि अपनी बात वापस ले। इग्नोर करते हुए ऑस्कर पूछता है कि हिस्ट्री के हिसाब से कौन सा टावर पहले बना था, और ये 5 साल का गैप ब्लू टावर के मास्टर्स 10,000 साल में भी नहीं भर सकते, क्योंकि 20 साल पहले तो व्हाइट टावर ही था जो पोषण मार्केट पर कब्जा जमाए हुए था। ब्लू टावर का लड़का बोलता है भाई किसको पास्ट की परवाह है। हमारा हीरो पूछता है सच्ची, या ये बस तेरी सोच का डिफेक्ट है। मेन और नील सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा हो रहा है। बात खत्म करते हुए हीरो बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे इस मेज को याद दिलाना पड़ेगा। अचानक कोई रूम में आता है और बोलता है कि विन सिटी के लॉर्ड का अर्जेंट कॉल है। बॉल्डविन फोन उठाता है और दूसरी तरफ का आदमी उसकी इमेजेबल काइंडनेस के लिए शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने कदीना फ्लू का क्योर उनके लैंड पर भेजा। व्हाइट टावर के एल्डर ने बताया कि आर्कबिशप ने उनके साथ सीक्रेटली ये बनाया था, और जो वैक्सीन लिया वो कुछ ही घंटों में ठीक हो गए। वो पूछता है कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं, पर लॉर्ड बोलता है नहीं, और पूछता है कि सेकंड बैच कब आएगा, क्योंकि एल्डर ने कहा ये आर्कबिशप पर डिपेंड करता है। मुस्कुराते हुए बॉल्डविन बोलता है कि सेकंड बैच जल्दी ही भेज देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉल खत्म होते ही वो पूछता है कि क्या ये ऑस्कर का काम था, और ऑस्कर कंफर्म करता है। गुस्से में मेन बोलता है कि ये एफडीए लॉज के खिलाफ है और लड़के को सजा मिलनी चाहिए। हीरो पूछता है तुझे वॉर टाइम लॉ के बारे में कुछ भी पता है, पर यंग मैन उसे बोलता है कि टॉपिक चेंज न करे। अपने दिमाग में हीरो सोचता है कि पिछले 20 साल कितने पीसफुल रहे होंगे कि कोई याद नहीं रखता। बहुत पेशेंस से वो समझाता है कि डेमन्स के खिलाफ वॉर में सबसे खतरनाक वेपन एक पेंडेमिक थी। भले ही मिर्जे जल्दी मेडिसिन बनाते थे, एफडीए अप्रूवल में टाइम लगता था, इसलिए किंग ने एक लॉ पास किया कि वॉर टाइम में वुंडेड के ट्रीटमेंट स्पेशल होते हैं, इंपीरियल लॉज से अफेक्ट नहीं होते। मेन इसका जवाब देता है कि अभी तो वॉर नहीं है। हीरो बोलता है कि 3 केसेस में सिचुएशन को वॉर माना जाता है, एक जब नेशंस के बीच हो, दूसरा रिवोल्यूशन के केस में, और तीसरा जब क्लास बी या उससे ऊपर का डिजास्टर हो। कदीना फ्लू तीसरे कैटेगरी में आता है, तो एफडीए लॉज फॉलो करने की जरूरत नहीं। नील बीच में बोलता है कि अगर व्हाइट टावर कर सकता है तो ब्लू टावर भी कर सकता है, और वो अपना ट्रीटमेंट विंस भेजेंगे। पर बॉल्डविन बोलता है कि रेस तब खत्म हो गई जब व्हाइट टावर का ट्रीटमेंट सिटी में पहुंच गया।
और चूंकि लोकल लॉर्ड सोचता है कि वो इन्वॉल्व था, अब वो ये नहीं बोल सकता कि ये सच नहीं है। मेन जिद करता है कि फिर वो वैक्सीन का प्राइस लो कर देगा। गुस्से में आर्कबिशप पूछता है, तूने मेरी इमेज पैसे से खरीदने की हिम्मत कैसे की? और एक शब्द और नहीं सुनना चाहता। दोनों उसके ऑफिस में आए थे। मेन उठ के मुट्ठी बांधकर ऑस्कर के पास से गुजरता है और बोलता है कि इसका बदला लेगा। हीरो सोचता है, इसका कोई विलन फ्रेज बुक है क्या? मुस्कुराते हुए हमारा लड़का बोलता है कि उसने ट्रीटमेंट और वैक्सीन का पेटेंट पैलेस में ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो अगर ब्लू टावर अपना वर्जन बेचना चाहता है तो व्हाइट टावर को रॉयल्टीज देना पड़ेगा, वरना सब फेंकना पड़ेगा। ये सुनकर मेन और गुस्से में लाल होकर रूम से निकल जाता है। नील बड़ा पोलाइट है, आर्कबिशप को प्रॉपरली अलविदा कहता है और ऑस्कर को भी ग्रीट करता है जब उसके पास से गुजरता है। पर तभी ऑस्कर नोटिस करता है कि इस आदमी के पास एक यूनिक मिंट जैसी रिफ्रेशिंग खुशबू है, मतलब जो क्रूशन की मौत का जिम्मेदार था वो अभी रूम से बाहर निकला। चुप्पी में भी हम देख सकते हैं कि ये डिस्कवरी ने हीरो को झटका दिया। पर बोवमैन एक हंसी छोड़ता है और बोलता है, बैठ जा, नेगोशिएशंस शुरू करते हैं। सीधा पॉइंट पे आते हुए वो पूछता है कि प्राइस क्या होगा, क्योंकि ब्लू टावर 2 मिलियन सेनोस मांग रहा था। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का बोलता है कि अगर वो चाहे तो व्हाइट टावर बस 5 मिलियन मांगेगा। आर्कबिशप एक जोर का हंसा छोड़ता है छुपाने के लिए कि उसे ये महंगा लगा और पूछता है, भाई तू सीरियस है? कुछ घंटे बाद व्हाइट टावर में फिडेलिना शॉक में है जब उसके सामने एक चेक देखती है जो जीरो से भरा है। पता चलता है कि ऑस्कर ने 10 मिलियन सेनोस सिक्योर किए। लड़के को गले लगाते हुए वो बोलती है कि उसे पता था कि वो कर सकता है, बिल्कुल मैक्सिम की तरह, जो बोलता है कि उसे शुरू से भरोसा था। हैरान होकर हैमिल पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि आर्कबिशप इतना पैसा नहीं देता। हीरो बोलता है कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस थे, जैसे एडवर्टाइजिंग फीस। पता चलता है कि लड़के ने व्हाइट टावर से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए चार्ज किया, जिसमें कहा गया कि आर्कबिशप को फ्लू आउटब्रेक के बारे में रिवेलेशन मिली, जिससे एंटीडोट्स की प्रिपरेशन जल्दी हुई। आर्कबिशप को यह आइडिया पसंद आया और उसने अगले हफ्ते वैक्सीन डिलीवरी के लिए 1 मिलियन सेनोस का कॉन्ट्रैक्ट दिया। चेक पकड़ते हुए एल्डर बोलता है कि ये कमाल है और लड़के ने जो उसने एम्बेजल किया था उसका 400 गुना वापस कर दिया। इसलिए डिसिप्लिनरी एक्शंस खत्म और एक एक्साइटेड फिडेलिना एग्री करती है। ऑस्कर बोलता है कि अब उसे जल्दी से लेवल 4 या उससे ऊपर के मेजेस जमा करने हैं। हैमिल बोलता है कि वो संभाल लेगा। फिर हैट वाली औरत से बोलता है कि मैजिक टावर के अंदर अनाउंसमेंट डाल दे कि पोशन लैब लेवल 4 या उससे ऊपर के मेजेस ढूंढ रहा है और पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट मिलेगी। कुछ घंटे बाद मेजेस जमा हो जाते हैं और पता चलता है कि पेमेंट के साथ मीट बेस्ड मील भी ऑफर किया गया था। फ्रैंक और ऑस्कर फाइनली लोकेशन पे पहुंचते हैं। बिना देर किए हीरो सबका ध्यान मांगता है, पर कोई सुनता नहीं लगता। बेचैन होकर वो अपना साउंड लिंकिंग मैजिक यूज करके सीटी बजाता है, जिससे सब कान पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, ये क्या आवाज थी? हीरो बोलता है कि सबको यहाँ कदीना फ्लू के वैक्सीन बनाने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि उसे जीनियस माना जाता है, बाकी मैजेस सोचते हैं कि ये लड़का हेल्प क्यों मांग रहा है। ऑस्कर ये सुनता है और आंखें बड़ी करता है। वो फ्रैंक से पूछता है कि ये लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते। फ्रैंक बोलता है, भाई अपने रीसेंट एक्शंस के बारे में सोच, जैसे टावर के रिसोर्सेज वेस्ट करना, बिना रिसर्च किए और पैसे यूज करके दारू पीना। अचानक एक मेज पास आता है और पूछता है कि अगर व्हाइट टावर के मेथड्स खो गए हैं तो मेडिसिन कैसे बनाएंगे। ऑस्कर बोलता है कि उसने सब रिकवर कर लिया, जिससे सब शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एक यंग ब्लॉन्ड वुमन जो पूछती है कि क्या एंटीडोट्स के इफेक्ट्स वेरीफाई हुए हैं। कंफर्म करते हुए हीरो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। वो औरत बोलती है कि टावर को शायद फॉर्च्यून मिला होगा, फिर पूछती है कि लड़का इतना वैल्यूएबल इन्फो क्यों शेयर कर रहा है। सच बोलते हुए ऑस्कर कहता है कि उसे नहीं पता क्यों ये लोग अभी भी व्हाइट टावर में है। ब्लॉन्ड मेज इरिटेट होकर पूछती है कि क्या ये कोई हेल्प मांगने का तरीका है। बोलती है कि उसने यहाँ आके टाइम वेस्ट किया और समझ नहीं आया कि ये ग्रेट जीनियस क्या कहना चाहता है, पर कोई ये डिजर्व नहीं करता सुनने को। पर हीरो बोलता है कि उसे पता है कि हर एक ने व्हाइट टावर के लिए क्या क्या छोड़ा है। वो औरत लीना वाइट लेवल 5 मेज जो सब कॉर्पोरेट ऑफर्स ठुकरा चुकी है को पॉइंट आउट करता है। फिर ड्रायन का जिक्र करता है जिन्होंने रॉयल मेज पोजीशन ठुकरा दी, और डेजर्ट रेने जिन्होंने इंस्ट्रक्टर रोल रिजेक्ट किया। सेफी रोज के बारे में बोलता है कि उसने गोल्ड टावर का ऑफर ठुकरा दिया डिस्पाइट क्रिएटिव अल्केमी में इतना टैलेंट होने के बावजूद। फिर वो बोलता है कि अगर उससे भी ऐसा कोई ऑफर मिला होता तो पता नहीं वो ठुकरा पाता या नहीं, पर इनमें से किसी ने भी व्हाइट टावर को छोड़ा नहीं। हैरान होकर लीना पूछती है कि क्या एल्डर्स को रिक्रूटमेंट मीटिंग्स के बारे में पता था। हीरो बोलता है हाँ, और उनके पास और कोई चॉइस नहीं था, बस प्रिटेंड करना पड़ा कि उन्हें पता नहीं, ताकि ज्यादा बर्डन न दे, क्योंकि व्हाइट टावर अपना सबसे ठंडा विंटर फेस कर रहा है और इस सिचुएशन में सब कहीं और वार्म जगह जा सकते थे, पर ठंड में रहना चुना। तो अगर वो एक मेज के तौर पे इन पे भरोसा नहीं कर सकता तो किसी पे नहीं कर सकता। पर अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो उसे और उसके साथ वाले लो लेवल मेज को बहुत काम करना पड़ेगा। फ्रैंक पूछता, भाई तू मेरी बात कर रहा है क्या? ऑस्कर उससे बोलता है, पास आ, काम शुरू करते हैं। थोड़ा ड्रामा दिखाते हुए हीरो अपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लेता है। अचानक लीना आगे बढ़ती है और बाकी लोग भी पूछते हुए कि कहाँ से शुरू करें।
ब्लू हेड लड़का बोलता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऑस्कर सिर्फ अपनी बातों से किसी को कन्विंस कर लेगा। हीरो मुस्कुराता है और सीरियस होकर सबको बोलता है कि मीट पोर्क नहीं। उनकर सब चीख के सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वैक्सीन्स और एंटीडोट सक्सेसफुली बन गए। एक हफ्ते बाद ऑस्कर ग्रीन हाउस में चल रहा होता है और एक अजीब सा पत्ता देखकर ठोकर खाता है। सोचता है कि ये बस विल्टर का काम हो सकता है। लगता है वो वापस आ गया। एक चेयर पे बैठकर हीरो न्यूज़पेपर पढ़ने का फैसला करता है। पता चलता है कि विंस का टेरिटरी पेंडेमिक खत्म होने का अनाउंस कर चुका है और तो और ऑस्कर को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मुस्कुराते हुए वो बोलता है सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। अचानक फ्रैंक उसका नाम चिल्लाता हुआ आता है, अनाउंस करते हुए कि वैक्सीन ऑर्डर्स हर जगह से आ रहे हैं, इंपीरियल फैमिली से भी। हीरो बोलता है अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो ऑब्वियसली वैक्सीनस चाहिएंगे। सेलिब्रेशन रोक के ब्लू हेयर्ड लड़का पूछता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो वैक्सीनस कौन खरीदेगा। ऑस्कर बोलता है कि पैसे की चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने एक ऐसी पोशन तैयार की है जो हमेशा डिमांड में रहेगी। फ्रैंक की ग्रीड देखकर हीरो बोलता है कि अभी लो और मिड रैंक पोशंस बेच रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट ईयर पोशन जो कहते के मुर्दों को जिंदा कर सकती है, बनाने का टाइम अभी नहीं आया। अपने दिमाग में सोचता है कि अभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पहले व्हाइट टावर को मजबूत करना है। फिर फ्रैंक से बोलता है कि बाकी टास्क्स के लिए मटेरियल्स जमा करे, जैसे लेंटिस लीव्स और सी स्टैम्प्स। शॉक होकर लड़का बोलता है कि ये इंग्रेडिएंट्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर्ड फील्ड्स जहां ये प्लांट्स उगते थे कब के डूब चुके हैं। कुछ टाइम बाद ऑस्कर खुद देखने का फैसला करता है और फ्रैंक को साथ ले जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर फ्रैंक पूछता है कि क्या सच में इतना चलना जरूरी था जब कैरेज वहां तक नहीं जा सकती। हीरो बोलता है चिल कर, बस 10 माइल और बचे हैं। फिर पता चलता है कि ये डिस्टेंस यूनिट तो कब का बंद हो चुका, जिससे फ्रैंक कंफ्यूज हो जाता है। मुंह खुला छोड़कर हीरो सोचता है कि क्या पाउंड्स भी खत्म कर दिए गए, जो थोड़ी मुश्किल हैं पर कैलकुलेशंस को मजा देता है। अचानक ब्लू हेयर्ड लड़का बोलता है कि उसे एंट्रेंस दिख रहा है। दोनों एक कैबिन के पास पहुंचते हैं। दरवाजे की दरार से एक डार्क गेज वाला आदमी पूछता है कि क्या दोनों सच में इतना पैदल आए। फ्रैंक बोलता है हाँ, क्योंकि कैरेज सिर्फ एंट्रेंस तक जाती है। अचानक और कैरेजेस आने लगती हैं, ये दिखाते हुए कि ये सच नहीं है। एक कैरेज में एक व्हाइट सूट और ग्लासेस वाला आदमी पूछता है कि क्या घर का आदमी अपनी जमीन बेचना चाहता है। ग्रे हेड बियर्डेड आदमी दरवाजा खोलता है और बोलता है कि वो अपनी जमीन मिसिलो के कैसल के बदले भी नहीं बेचेगा। डेवोर पॉल बोलता है कि शुरू में ही नाटक करना क्यूट लगता है, पर अगर वो मर गया तो जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। गुस्से में इवान बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जमीन किसी को ना मिले। जिद पे अड़ा हुआ व्हाइट सूट वाला आदमी बोलता है जल्दी बेच दे, वरना जब फैक्ट्रीज आएंगी तो जमीन की वैल्यू गिर जाएगी। इवान बिल्कुल चिल बोलता है जब तक मैं हूं कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। पॉल के पास और कोई चारा नहीं तो वो बोलता है ठीक है, मैं चलता हूं। कार में चढ़ने से पहले वो कहता है कि आते वक्त उसने कुछ हर्ब्स पे पैर रख दिया था, तो उसके डैमेज के लिए पैसे दे रहा है। एक बंडल कैश फेंक के वो आदमी कार चला के हाथ हिलाता हुआ चला जाता है। कार में वो अपने आदमियों से पूछता है कि इवान के पास व्हाइट टावर के मेजेस क्या कर रहे थे। जब उसे पता चलता है कि टावर ने वैक्सीन बेच के ढेर सारा पैसा बनाया, पॉल की दिलचस्पी बढ़ जाती है और टोटल अमाउंट सुन के तो और ज्यादा। अचानक वो ड्राइवर को न्यूज़पेपर से मार के पूछता है ये बात मुझे अब क्यों पता चल रही है। अपने दिमाग में सोचता है कि इवान को व्हाइट टावर का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, वरना वो जमीन कभी नहीं बेचेगा। कार के पीछे मुड़ के एक और सूट वाले आदमी से पूछता है कि क्या वो पहले वाले मर्सनरीज को हायर कर सकता है। जब उसका हेंचमैन विरोध करता है, वो उसे भी न्यूज़पेपर से मार के बोलता है बस इवान को मार दो और मिसिंग रिपोर्ट कर दो। हेंचमैन पूछता है कि अगर व्हाइट टावर के मेजेस हब फार्म पे रुकने का फैसला करें तो क्या होगा। पॉल बोलता है उन्हें भी खत्म कर दो। आखिर वर्स्ट क्या हो सकता है। अब तो सिर्फ 3 मैजिक टावर्स बचे हैं, क्योंकि व्हाइट टावर बैंकरप्ट हो चुका है। बाद में हम देखते हैं फ्रैंक ग्रास पे लेटा हुआ बोलता है कि इवान एक अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने उन्हें रुकने दिया और खाना भी खिलाया। तारे देखते हुए ऑस्कर एग्री करता है। थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाता है जब ओल्ड मैन ने उन्हें कहा कि इतने लेट निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए यहीं रुक जाओ। क्यूरियस होकर हीरो पूछता है कि इवान इतने टाइम से कैसे होल्ड कर रहा है। इवान बोलता है कि असल में पॉल ही डिसएडवांटेज में है, क्योंकि वो हर्ब कल्टीवेशन में एक रिकॉग्नाइज्ड कल्चरल एसेट है और इसलिए उसे इंपीरियल फैमिली से प्रोटेक्शन मिलती है। हीरो बोलता है कि अगर उसने जमीन बेच दी होती तो फॉर्चून बना लेता। इवान जवाब देता है ये तो ऑब्वियस है, मैं जमीन इसलिए नहीं बेचता क्योंकि मुझे ये प्यार है। ये मेरा घर है जब से पैदा हुआ और यहीं रहेगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। अभी के टाइम में फ्रैंक बोलता है कि इवान का शर्मा के अंदर भागना थोड़ा क्यूट था। टॉपिक बदलते हुए वो कहता है कि बाहर के तारे इतने ब्राइट हैं कि उसे जलन होती है। हमेशा सोचता है कि इतनी ब्रिलियंट लाइफ जीना कैसा होता है, कुछ ऐसा जो ऑस्कर जैसा जीनियस समझ सकता है। हीरो बोलता है कि उसका दोस्त भी बहुत टैलेंटेड है। फ्रैंक थैंक्स बोलता है पर कहता है कि ये बस खाली बातें हैं। हीरो डिसएग्री करता है, बोलता है कि वो खाली तारीफ नहीं करता और एम को देख के सोचता है कि उसे समझ नहीं आता क्यों क्रिश्चियन ने कहा कि ये लड़का प्रॉब्लमैटिक है। आसमान की तरफ देख के बोलता है कि पहले सूर्यरीन के बीच में भी तारे दिखते थे, जो अब पब्लिक लाइटिंग की वजह से नहीं दिखते। इंट्रिग्ड फ्रैंक बोलता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है। फिर पूछता है कि क्या सच में सिटी के हब इंडस्ट्री को रिवाइव किया जा सकता है। मुस्कुराते हुए ऑस्कर बोलता है कि उसे लगता है हाँ, पर डिटेल्स के लिए इवान से अगले दिन बात करनी होगी। अचानक कुछ हीरो का ध्यान खींचता है और वो जल्दी से मुड़ता है, जिससे ब्लू हेड लड़का डर जाता है।
हीरो बोलता है कि उनके पास कंपनी है और अपने दिमाग में कंफर्म करता है कि चूंकि फ्रैंक ने कुछ सेंस नहीं किया, ये ग्रुप के इंटेंशंस अच्छे नहीं होंगे। फ्रैंक को उठने को बोलता है और कहता है कि उन्हें अपने गेस्ट का स्वागत तैयार करना है। हम एक ग्रीन हेयर्ड लड़के को भागते हुए देखते हैं जो डी वॉर्पो के ऑर्डर्स के बारे में शिकायत कर रहा है। उसके बगल में एक बुजुर्ग बोलता है कि उसे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं, पैसा सब कुछ है। एक और फिगर पास आता है और दोनों को चुप रहने और अलर्ट रहने को बोलता है। ये जैक है, गन्स ऑन योर गैंग का मेंबर, जो बोलता है कि उसे पता है एक मेज शायद पास में है। ग्रीन हेयर्ड लड़का पूछता है, भाई क्या मैं घर के अंदर जाऊं? इतना सन्नाटा है, इवान तो सो गया होगा, मिशन और भी आसान हो जाएगा। इधर उधर देखते हुए उसे कोई मेज दिखाई नहीं देता और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उसको लड़ना था। अचानक कुछ उसे चक्कर देता है। हम देखते हैं ऑस्कर का हाथ एक स्पेल कॉन्जर करता है, विंड बुलेट, जो लड़के के सिर पे तुरंत लगता है। चादर के नीचे से निकलते हुए हमारा लड़का बोलता है ये स्पेल सच में काम का है। फिर बताता है कि ये कृष्ण ने लिखा था। दरवाजे से बाहर निकलते हुए हीरो बोलता है अब बस 3 बचे हैं। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली सिर्फ 2 ही बचे हैं। जैक पूछता है तूने मैक्स के साथ क्या किया? चुप रहने का इशारा करते हुए ऑस्कर बोलता है वो सो रहा है, शायद जल्दी नहीं उठेगा। ये नहीं कि वो हमेशा के लिए सो गया। बूढ़ा ऑस्कर को गाली देता है जबकि रेड हेयर वाला इवान की लोकेशन मांगता है, बदले में काउंटर अटैक ना करने का वादा करता है। हैरान के दुश्मन उसके प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे। हीरो बस डुओ से बोलता है कि अपने इमोशंस को फील करे जो वो दबा रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए जैक बूढ़े को लड़के को खत्म करने का ऑर्डर देता है और वो तुरंत ओबे करता है। पर ऑस्कर अपनी उंगलियों का स्नैप करके खुद को डिफेंड कर लेता है, जिससे बूढ़ा स्माइल करता है उसकी स्पीड से इंप्रेस होकर। फिर भी ओपोनेंट अटैक करता रहता है, बोलता है कि लड़के को नहीं पता उसके पास एक ही वेपन नहीं है। कितना शर्म की बात है। दोबारा डिफेंड करने के लिए तैयार ऑस्कर बोलता है यहाँ लड़ाई खत्म होती है, भले ही ये थोड़ी बोरिंग हो, सोचा से ज्यादा। हम देखते हैं बूढ़ा ऑस्कर के फायर किए बुलेट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सोचता है कि ये अनबिलीवेबल है कि लड़का ऑफ गार्ड होने के बावजूद घबराया नहीं, और बुरा ये कि वो फिनिश से शूट करने की हिम्मत भी करता है। मॉकिंग में हीरो बोलता है कि उसका वेपन ना यूनिक है ना ही इतना नया। अचानक एक स्ट्राइक उसकी बात काट देता है और उसे रिट्रीट करने पे मजबूर करता है, जबकि ओपोनेंट पूछता है कि वो किसको मॉक कर रहा है। अचानक बूढ़ा को गोली लगती है जब और भी बुलेट्स ऑस्कर के शील्ड की तरफ उड़ते हैं, जो क्रैक होने लगता है, जिससे वो वरीड हो जाता है। पता चलता है ये जैक का काम है। वो बोलता है सच में शर्म की बात है, अगर लड़का थोड़ी और गार्ड डाउन करता तो पक्का हिट हो जाता। फिर बताता है कि बूढ़ा बस एक सबऑर्डिनेट था जिसे ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है। अपने दिमाग में हीरो सोचता है इसी वजह से क्रिमिनल्स इतने खतरनाक होते हैं। फिर सोचता है कि ये कैसा वेपन है और बुलेट्स लोड करते हुए रेड हेयर्ड आदमी बोलता है ऑस्कर को बस ये जानना है कि ये गन बहुत महंगा था। ऑस्कर पूछता है कि क्या इस रिवॉल्वर में एक्सेलरेशन, एनहांसमेंट और पेनिट्रेशन स्पेल्स इम्ब्यूड हैं। गुस्से से डार्क गियर देते हुए जैक पूछता है तुझे कैसे पता? हीरो बोलता है कि उसे बुलेट्स ब्लॉक न कर पाने से समझ आया। मुस्कुराते हुए जैक बोलता है कि वो एरोगेंट है पर टैलेंटेड भी। फिर पूछता है कि क्या ऑस्कर उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि पे अच्छा है। ऑस्कर मना करता है, बोलता है कि उसके सर के पीछे खुजली शुरू हो जाएगी। एग्री करते हुए जैक बोलता है फिर तो बात करने का कोई रीजन नहीं। फेंस के पीछे झुक के हीरो सोचता है कि ये बंदा और पहले का टावर मास्टर किस स्टेट में है, क्योंकि उसे भागने का रास्ता ढूंढना है, भले ही उसका मना हाफ हो। एक ही मौका है। जैक के वेपन का रीलोड डिले जो 1.4 सेकंड्स का है। उसे हंट करते हुए वो बोलता है कि बस जैक को अपनी लास्ट बुलेट वेस्ट करानी है रीलोड से पहले। फिर वो अपना एक्सेलरेशन मैजिक यूज करता है और आगे डैश करता है। जैक तुरंत नोटिस करता है कि लड़का पास आ रहा है और शूट करने को तैयार होता है। बोलता है कि कोई ह्यूमन उसके वेपन के ट्रिनिटी एंग्रेव को हरा नहीं सकता और फायर करता है प्रोजेक्टाइल को ऑस्कर के शील्ड की तरफ तेजी से जाते देखते हुए। रेड हेयर्ड आदमी मुस्कुराता है, सोचता है कि अब गेम ओवर है, पर उसे पता नहीं कि हीरो भी अपने विंड बुलेट्स के साथ अटैक तैयार कर रहा है। जैक इतना डिस्ट्रैक्ट है रीलोड करते हुए अभी भी सोच रहा है कि लड़का उसके शॉट से कैसे बच गया। अचानक उसे ध्यान आता है कि शील्ड गायब है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। ऑस्कर इतना पास आ चुका है कि उसके दोनों आंखों के बीच में सीधा शूट कर देता है। जैक बस ये पूछ पाता है ये कैसे पॉसिबल है। हीरो बोलता है तुझे समझा भी तो तू नहीं समझेगा। ओपोनेंट को हरा के वो रिवॉल्वर चेक करता है जो उसके ट्रिपल एनहैंसमेंट्स की वजह से बहुत इरिटेटिंग था। अपने दिमाग में हीरो मानता है कि ये वेपन कमाल का है। बुलेट्स उसके शील्ड को पियर्स नहीं कर पाए क्योंकि उसने शील्ड को रीइंफोर्स किया, फ्रिक्शन कम करके और इंटरनल एनहांसमेंट बढ़ा के। पर अगर ये काम ना करता तो वो पक्का जमीन पे होता। तो उसे मॉडर्न वेपन्स पे और रिसर्च करना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली फ्रैंक और इवान को बचाना है, क्योंकि उसे यकीन है कि 4 दुश्मन थे, 3 को तो उसने हैंडल कर लिया, पर एक अभी बचा है, तो बस दुआ करता है कि उसका दोस्त थोड़ी देर और टिक सके। हम देखते हैं ब्लू बियर्डेड लड़का इवान से गुजारिश कर रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर उसे इवान की चिंता करनी पड़ी तो वो ठीक से लड़ नहीं पाएगा। इवान एग्री करता है और पीछे हटके बोलता है संभल के लड़के। फ्रैंक के सामने एक और आदमी बोलता है कि छोटे छोटे सफ़ेद झूठ बोलता है। फ्रैंक पूछता है कि उसका ओपोनेंट इवान के पीछे क्यों नहीं गया। येलो आइड आदमी मुस्कुराते हुए पूछता है कौन सा आदमी बस अपनी जान बचाने के लिए पीछे रह जाएगा। फिर बोलता है कि ओल्ड मैन ही उसका असली टारगेट है, पर उसे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि मेजर्स में ऐसा क्या स्पेशल है, इसलिए वो पहले फ्रैंक को खत्म करना चाहता है। वो चार्ज करता है पर ब्लू हेयर्ड लड़का डॉज कर लेता है। दोबारा पास आके दुश्मन बोलता है ये तो बहुत आसान था। फिर बोलता है कुछ बोल्ड कर,
दिखा क्यों? लोग 4 ग्रेट टावर्स के मेजेस से डरते हैं। जब वो स्टैब लैंड करता है उसे लगता है कुछ गलत है क्योंकि ये ह्यूमन को मारने जैसा फील नहीं होता। पता चलता है कि फ्रैंक ने ओपोनेंट का वेपन एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से काउंटर किया। आदमी जमीन पे गिर जाता है, उसके मुंह से स्ट्रॉबेरी जूस निकलते हुए। माफी मांगते हुए ब्लू हेड लड़का बोलता है कि उसकी थोड़ी यूनिक कंडीशन है। अपनी सरप्राइज दिखाते हुए और आगे बढ़ते वक्त आदमी पे पैर रखने से बचता है। ऑस्कर, जो सब छुप के देख रहा था, रियलाइज करता है कि फ्रैंक एक स्पेशल मेज है क्योंकि उसके पास मैजिक है जो उसके बॉडी के हिस्से को हवा में बदल देता है, जिससे वो फिजिकल अटैक से इम्यून हो जाता है। हैरान होकर वो सोचता है कि उसने ये रेयर मैजिक सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा था जिसमें 7th मास्टर ऑफ द मैजिक टावर के बारे में लिखा था, जिसके पास भी ये पावर थी। फ्रैंक डर जाता है जब ऑस्कर को पास आते देखता है। ऑस्कर बोलता है, शाबाश, काम किया तूने। फिर पूछता है कि इवान कहाँ छोड़ा। घबरा के फ्रैंक इवान का नाम चिल्लाना शुरू कर देता है। अभी भी सोच में ऑस्कर रिफ्लेक्ट करता है कि अगर वो फ्रैंक को ट्रेन करे तो लड़का एक ऐसी पावरफुल स्किल डेवलप कर लेगा जो डजन्स ग्रेट मेजेस को राइवल कर सकती है। सुबह होते ही हम ओल्ड मैन के केबिन में वापस आते हैं, जहां इवान ब्लू हेयर लड़के को गले लगाते हुए बोलता है कि अगर वो ना होता तो उसने दोबारा सूरज नहीं देखा होता। एग्री करते हुए हीरो बोलता है कि अगर फ्रैंक ना होता तो बात सच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, जिससे लड़का इतना शर्मा जाता है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है। फ्रैंक पूछता है कि क्या अब सब खत्म हो गया, पर इवान बोलता है नहीं, क्योंकि पॉल एक बार के अटेम्प्ट के बाद हार नहीं मानेगा, खासकर जब ये सुरीन की बेस्ट जमीन है और क्योंकि फैक्ट्रीज की वजह से बाकी जमीनों की फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है। अगर इंडस्ट्री उसके फील्ड्स के पास बढ़ने लगी तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब रेजिस्ट करना वर्थ ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जमीन बेकार हो गई तो इवान हर्ब्स नहीं उगा पाएगा। ऑस्कर फिर बोलता है कि उसके पास एक सवाल है। वो जानना चाहता है कि क्या इवान का व्हाइट टावर के प्रति इतना वफादार होना उसके चौथे मास्टर रेनॉल्ड से किए वादे की वजह से है। हैरान होकर इवान सुनता है जब हीरो बोलता है कि बहुत पहले हर्बलिस्ट्स को बिल्कुल अलग नज़र से देखा जाता था, उन्हें विचेस माना जाता था और वो नोमैडिक लाइफ जीते थे ताकि पकड़े ना जाएं। फिर एक दिन व्हाइट टावर का चौथा मास्टर आया और उनका स्वागत किया, सुरीरिन में आने का दावत दिया, जहां वो हमेशा के लिए घर बसा सकते थे, जहां कोई उन्हें नीचा नहीं देखेगा। थोड़ी शर्म के साथ ऑस्कर बोलता है कि उसने ये स्टोरी एक किताब में पढ़ी। मुस्कुराते हुए इवान कहता है कि इसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट के हर्बलिस्ट्स सुरीरिन में जमा होने लगे और व्हाइट टावर ने उन्हें घर और अपने लोगों पर गर्व दिया, इसलिए वो कभी उन्हें छोड़ नहीं सकता। इवान के सामने झुक के हीरो उसकी सालों की सेवा के लिए शुक्रिया अदा करता है, बोलता है कि अब से व्हाइट टावर उसके साथ खड़ा रहेगा। इवान बोलता है कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो इंपीरियल फैमिली एक्शन लेगी, पर उसे यकीन नहीं कि वो टाइम पे पहुंच पाएंगे। ऑस्कर उसे बोलता है कि चिंता ना करे, क्योंकि फैमिली लाइट की तरह तेजी से मूव करेगी, क्योंकि आज ही वो उनके साथ वैक्सीन एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। इधर पी के ऑफिस में अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक ग्रुप डार्क यूनिफॉर्म्स में बोलता है कि कोई हिले ना। हम देखते हैं कि पोल के सामने सीनियर सुपरिंटेंडेंट वॉकर फ्रॉम द इंपीरियल मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स खड़ा है। व्हाइट सूट वाला आदमी जमीन पे पड़ा है, घबराया हुआ। वॉकर उसे बताता है कि उसे अटेम्प्टेड मर्डर, ब्लैकमेल और एक लंबी लिस्ट के क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। पॉल चिल्ला के बोलता है कि वो बेकसूर है और ये सब गलती है, तो वॉकर बोलता, जज हम करेंगे। ठंडा और स्वीट अंदाज में पॉल रियलाइज करता है कि ये अकेले हैंडल नहीं कर सकता, उसे किसी खास आदमी से कॉन्टैक्ट करना है। टाइम खरीदने के लिए वो सिगार पीने की परमिशन मांगता है। मना किए जाने पे वॉकर गार्ड्स को हुक्म देता है कि उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाओ। डेस्परेट होके पोल चिल्लाता है कि ये गलती है और वॉकर से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके पीछे कौन है। सुपरिंटेंडेंट बोलता है कि उसे नहीं पता, पर वो बंदा एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। पॉल रेसिस्ट करना बंद कर देता है और ले जाए जाने को एक्सेप्ट करता है। सुपरिंटेंडेंट उसका सिगार पीता है क्योंकि क्रिमिनल्स का टेस्ट तो अच्छा होता है। एक और गार्ड पास आता है और पूछता है कि ऐसी अरेस्ट एक दिन में कौन पुल ऑफ कर सकता है। वॉकर बोलता है कि ऑर्डर ऊपर से आया क्योंकि एम्परर को व्हाइट टावर से प्यार है, पर ये वो अड करता है, अडल्ट मैटर है। खिड़की के बाहर देखते हुए आर्मी का हेड पूछता है कि उसके सुपीरियर को अभी भी टावर से इतना प्यार क्यों है, जबकि वो जगह ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती। बिना खिड़की से नजर हटाए वो पूछता है कि डोन की उम्र क्या है। पास आके यंग मैन जवाब देता है कि वो 23 का है, मतलब 20 साल पहले वो 3 साल का था, जबकि वॉकर 12 का था, इतना बड़ा कि वो देख सके जब ह्यूमैनिटी ने डेमन्स के खिलाफ वॉर जीत के ट्रू फ्रीडम हासिल की, सब व्हाइट टावर की वजह से। इसलिए उसके सुपीरियर्स अभी भी टावर से उम्मीदें रखते हैं। मुड़ के वो लड़के को बोलता है कि उन्हें एक और जगह रुकना है क्योंकि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, अब वेस्ट जाना है ताकि बुल्फ रिवर के पास फैक्ट्रीज को इलीगल पॉल्यूटेंट्स डंप करने से रोका जा सके। अपने दिमाग में वॉकर सोचता है कि उसने ये स्टॉप बस इसलिए ऐड किया क्योंकि भले ही उसे व्हाइट टावर के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये उसका तरीका है मैजिस को, जो गनस्लिंगर जैक के गैंग से निपटे, शुक्रिया कहने का। हम वापस आते हैं टावर देखने, जहां ऑस्कर और फ्रैंक विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। हीरो बोलता है कि वो टावर के वाइस मास्टर से मिलने जा रहा है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो साथ आना चाहेगा। इससे फ्रैंक थोड़ा शॉक हो जाता है। भागने के मूड में फ्रैंक बोलता है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है और बाय बोल के निकल लेता है। हैमिल आता है और पूछता है कि क्या उसने अभी ब्लू हेड लड़का यहाँ देखा, और हमारा लड़का कंफर्म करता है। वो बताता है क्या हुआ
और ओल्ड मैन स्माइल करके बोलता है कि वैसे भी ऑस्कर इस बार कुछ बड़ा सॉल्व करता है, तो वो मिशन के बारे में ज्यादा सुनना चाहता है अपने क्वार्टर्स में। और लड़का बोलता है कि वो वहां जा ही रहा था। दोनों टावर के अंदर चलते हैं। जल्दी ही हीरो को लगता है कुछ गलत है। हैमिल पूछता है कि क्या उसने फ्रैंक के बारे में कुछ सुना। हमारा लड़का मना करता है और पूछता है क्या हुआ, और ओल्ड मैन बोलता है कि उसे सीरियस फैमिली से मैसेज आया, ये बताने के लिए कि वो लड़के को एक्सेप्ट करते हैं। ऑस्कर कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या यंग मैन व्हाइट टावर छोड़ने के लिए एग्री किया। हैमिल बोलता है कि उसे पक्का नहीं पता, क्योंकि मैसेज में बोला गया कि अब नेगोशिएशंस फ्रैंक के साथ होंगे, तो डिटेल्स नहीं पता। अगली सीन में ब्लू हेड लड़का अपने रूम में है जब कोई दरवाजा नॉक करता है। सुनता है कि अंदर आ सकते हैं, तो ऑस्कर आता है और पूछता है कि ये ग्रैंक कौन है। फ्रैंक सीरिया के सबसे बड़े कंपनी का सबसे छोटा बेटा, और ये लड़का क्या प्लान कर रहा है। माफी मांगते हुए फ्रैंक बोलता है कि उसे कंपनी में वापस अपनी पोजीशन ज्वाइन करनी है, फिर एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसे वो नहीं जानता, पर जो उसके फैमिली को हेल्प करेगी। हीरो पूछता है कि क्या लड़का इससे ठीक है, और वो बोलता है हाँ। आफ्टर ऑल लड़की सुंदर है, काइंड है और नोबल फैमिली से है। हमारा लड़का बोलता है कि वो शादी की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके मैजिक छोड़ने की बात कर रहा है। सूटकेस पैक करते हुए फ्रैंक बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने सोचा था वो बहुत स्पेशल है, पर वो सबसे वीक टावर में आया हाई एम्बिशंस के साथ, पर वो खुद को सपोर्ट भी नहीं कर सकता, तो उसे फैमिली का पर्सपेक्टिव समझ आता है और वो उसे कंपनी में वापस चाहते हैं। ऑस्कर लड़के का ध्यान खींचता है और वो पूछता है कि क्या इसलिए क्योंकि उसने व्हाइट टावर को वीक बोला। लेकिन हमारा लड़का सिर्फ इतना बोलता है कि वो टैलेंटेड है। यंग मैन थैंक्स बोलता है, पर हीरो इंसिस्ट करता है कि वो सीरियस है और पूछता है कि क्या वो सर्पेंट से आगे निकलने के लिए कुछ ट्राई करना चाहेगा। अचानक फ्रैंक का भाई दरवाजे पे आता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। वो आदमी बोलता है कि उसके पास 5 मिनट हैं और वो नीचे वेट करेगा ताकि वो बाय बोल सके। अचानक हमारा लड़का पूछता है कि कितना चाहिए ब्लू हेड लड़के को रहने देने के लिए। मुड़ के आदमी पूछता है कि ये कौन सोचता है कि ऐसा पूछ सकता है, और ऑस्कर अपना इंट्रो देता है कि वो मेडिसिन बनाने वाला है। फ्रैंक का भाई भी अपना इंट्रो देता है एज ग्रैंक सीरियस, फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। बिना सोचे हमारा लड़का बोलता है कि उसके पास एक डील है प्रपोज करने को, पर आदमी बोलता है कि ये बहुत रेकलेस है क्योंकि एक बच्चा सीरियस फैमिली के साथ डील नहीं कर सकता। खड़े होकर ऑस्कर बोलता है कि वो फ्रैंक को व्हाइट टावर का बेस्ट मेज बना देगा 2 साल में, जो फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। ज्यादा रिएक्शन न दिखाते हुए ग्रैंक पूछता है कि फेलियर के केस में पेनल्टी क्या होगी। हीरो बोलता है कि वो अगले 50 साल का वैक्सीन और फ्लू मेडिसिन उसके फैमिली को दे देगा, और ये भी इंश्योर करेगा कि टावर का वाइस मास्टर उनका नोटरी होगा। व्हाइट हेड आदमी पूछता है कि वो ये सब फ्रैंक के लिए क्यों कर रहा है, क्या सिर्फ दोस्ती के लिए। हमारा लड़का बोलता है कि ऑब्वियसली क्योंकि यंग मैन वर्थी है, तो उसे लड़के की जरूरत है व्हाइट टावर की रेपुटेशन को 5 साल में पीक पे वापस लाने के लिए। ग्रैंक बोलता है कि भले ही लड़का जवान है, पर बिजनेसमैन जैसा नादान नहीं लगता, लेकिन वो एक कंडीशन ऐड करेगा क्योंकि ऑफर अच्छा लगा, पर उसे पैसों से ज्यादा ट्रस्ट पर भरोसा है और कोई अपनी वर्थ प्रूव किए बिना बिजनेस नहीं करता। तो वो प्रपोज करता है एक ड्यूल लड़के और उसके लेवल 5 नाइट गार्ड के बीच, जहां स्वॉर्ड आईक्यू एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। ऑस्कर समझ जाता है कि ग्रैंक फ्रैंक को छोड़ने वाला नहीं। रूम से निकलते हुए वो आदमी बोलता है कि कल दोपहर में मिलेगा। घबराते हुए ब्लू हेड लड़का पूछता है कि अब क्या करें, क्या अभी भी कैंसिल करने का टाइम है। आफ्टर ऑल उसका भाई ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऑस्कर को गुस्से में पिटा हुआ देखना चाहता है। हैरानी की बात है, हीरो बोलता है कि उसे लगता है ड्यूल जीतना पॉसिबल है, फिर पूछता है कि क्या ये लड़का बिलीव करता है कि एक लेवल 4 मेज जीत सकता है। आफ्टर ऑल एक एस्टैब्लिश्ड मेज को 24 घंटे में लेवल 3 से लेवल 4 तक ले जाना पॉसिबल है, क्योंकि ग्रैंक ने ये नहीं कहा कि उसे अकेला जीतना है, बस अपनी एबिलिटीज प्रूव करनी है। इसलिए वो फ्रैंक को लेवल 4 मेज बनाएगा ताकि वो टावर में रह सके। हम ट्रेनिंग रूम में पहुंचते हैं 40वें फ्लोर पे, जहां ब्लू हेड लड़का प्लान के बारे में अनश्योर फील करता है। कॉन्फिडेंट होके ऑस्कर बस इतना बोलता है कि लड़के को अपनी नेचुरल बॉडी पोस्चर मेंटेन करनी है और आंखें बंद करके पूरे बॉडी में मना सर्कुलेट करना है। अचानक फ्रैंक का हाथ ग्लो करने लगता है। पास आके हीरो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे पॉइंट करता है, दिखाता है कि मना सर्कुलेशन के प्रोसेस में कहाँ मना लॉस होता है। शक में फ्रैंक पूछता है कि क्या सिर्फ ये इशू फिक्स करके लेवल अप करना सच में पॉसिबल है। ऑस्कर बोलता है हाँ, और ये वैसी चीज है जिससे सिर्फ 0.1% आरके स्केयर करते हैं, तो उसे हर सुबह प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर ऑस्कर फ्रैंक को इतने सारे एक्सप्लेनेशन से ओवरवेल्म कर देता है। फिर भी लड़का बोलता है कि उसे समझ आ गया। हीरो फिर उससे वो मैजिक दिखाने को बोलता है जो उसने हर्फ फील्ड के फाइट में यूज किया था। माफी मांगते हुए मेज बोलता है कि वो नहीं कर सकता, ट्रस्ट की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि उसे डर लगता है। ये सुनकर हमारा लड़का इंट्रिग्ड हो जाता है। फ्रैंक बताता है कि एक बार वो उस टाइप का मैजिक यूज करते हुए ऑलमोस्ट मर गया था, क्योंकि जब वो बड़ा हो रहा था उस पर फैमिली का प्रेशर बढ़ता गया और उसने कुछ ऐसा ढूंढना शुरू किया जो कोई और ना कर सके। तब उसे पता चला कि वो अपने पूरे बॉडी को विंड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो उसे बहुत पावरफुल बनाएगा। लेकिन एक रेकलेस थॉट के बाद और ये सोचकर कि वो रेडी है, उसने कंट्रोल खो दिया और कंप्लीटली फेल हो गया, जिससे उसका मना टोटली अनकंट्रोलेबल हो गया। उसकी किस्मत थी कि टावर मास्टर वहां से गुजर रहा था और उसने उसे खत्म होने से बचाया, और उसकी सोल के टुकड़े टुकड़े होने का एहसास आज भी उसे हॉन्ट करता है। और उसने उस फाइट में ये एबिलिटी सिर्फ इसलिए यूज की क्योंकि डेंजरस सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे खुद को पैथेटिक लगता है। ऑस्कर बोलता है कि इसमें पैथेटिक कुछ नहीं, क्योंकि बहुत से मेजेस को ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं।
और सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि उसे अपना मना कंट्रोल करना सीखना होगा, ऐसे वे में जो उसके लेवल से इतना डिमांड न करे। फ्रैंक पूछता है कि लड़का जमीन पे क्या ड्रॉ कर रहा है, क्या वो कोई डेमन के साथ पैक्ट बनाने की सोच रहा है। मना करते हुए ऑस्कर बोलता है कि एक्चुअली वो एक विंड स्पिरिट समन कर रहा है ताकि उसे लड़के के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फ्रैंक एग्री कर चुका है और अब विंड स्पिरिट को शाउट करके बुला रहा है, पर कुछ नहीं होता। हीरो बोलता है कि लड़के का स्पिरिट्स के साथ एफिनिटी सच में बहुत पुअर है। मेज बोलता है कि उसे एक हवा का झोंका फील हुआ, पर ऑस्कर बोलता है कि वो बस उसका साइट था, लेकिन वो लड़के को डिसअपॉइंट न होने को बोलता है क्योंकि बहुत कम ह्यूमंस के पास स्पिरिचुअल एफिनिटी होती है। डेस्परेट होके फ्रैंक पूछता है कि अब क्या करेगा जब वो स्पिरिट भी समन नहीं कर सकता। हीरो फिर बोलता है कि एक और तरीका है, एल्फ किंगडम में अपनी पास्ट लाइफ के दौरान सीखी हुई स्पिरिट समनिंग सेरेमनी के जरिए। ऑस्कर बोलता है कि ये यूथ को साइड में हटने को, क्योंकि वो ट्राई करने जा रहा है। सर्कल के सेंटर में खड़ा होकर हीरो बोलता है कि स्पिरिट किंग उसे याद रखेगा। पता चलता है कि बहुत पहले ये रिचुअल किसी ट्रेनिंग रूम में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ट्री के सामने हुआ था। स्पिरिट को बुलाते ही एक विंड स्टॉर्म शुरू हो जाता है, जिससे फ्रैंक को अपने हाथों से चेहरा कवर करना पड़ता है। अचानक विंड स्पिरिट अपीयर होता है और बोलता है कि 27 साल बाद पहली बार ऑस्कर ने उसे समन किया। सीधा पॉइंट पे आते हुए हमारा लड़का बोलता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है और पूछता है कि एंटिटी को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, पर वो आदमी बोलता है कि इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। फिर पूछता है कि क्या लड़का हाईएस्ट लेवल स्पिरिट सेलेस्टीन के साथ दोस्ती का बॉन्ड बनाएगा। हीरो मना करता है और बोलता है कि उसे पहले सिचुएशन एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे स्पिरिट की ज़रूरत नहीं बल्कि उसके पीछे वाले यंग मैन को है। अगले दिन ड्यूल हॉल में ग्रैंग पूछता है कि टॉवर के वाइस मास्टर ने अच्छी नींद ली क्या। वो जवाब देता है कि हाँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्री करता है क्योंकि क्योर का इन्वेंटर बहुत जिद्दी है। आगे बढ़ते हुए लेस्ली मॉर्गन अपना इंट्रो देता है एज लेवल 5 नाइट। हीरो भी सेम करता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। ड्यूल एक्सप्लेन करते हुए ग्रैंक बोलता है कि दोनों यंग मैन को एक दूसरे का नेकलेस छीना होगा, पर अगर 5 मिनट में कोई नहीं जीता तो उसका आदमी हार मानेगा। नेकलेस पकड़ के ऑस्कर बोलता है कि वो रेडी है, पर वो लड़ने वाला नहीं है। फ्रैंक फाइनली हॉल में पहुंचता है, जिससे ग्रैंक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक्सप्लेन करते हुए ऑस्कर बोलता है कि यंग मैन ने उससे अपनी एबिलिटीज दिखाने को कहा था और वो ये ब्लू हेयर्ड लड़के को सिखाई हुई चीज के जरिए करेगा। कोई रास्ता ना देखकर फ्रैंक का भाई बोलता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ऑस्कर को पर्सनली लड़ना होगा, पर वो ईजेड नहीं जाएगा। हीरो बोलता है कि ठीक है, आफ्टर ऑल एक लेवल 4 मेज लेवल 2 से बेटर करेगा। शॉक में ग्रैंक पूछता है कि उसका भाई एक दिन में कैसे लेवल अप कर गया, पर लड़का बोलता है कि उसकी एबिलिटीज का पार्ट है। गुस्से में सीरियस फैमिली का बड़ा बेटा अपने नाइट को बोलता है कि फुल जोर लगा दे, जबकि ऑस्कर फ्रैंक को बोलता है कि डर नहीं, बस कल जो सिखाया था वही कर। साइड में देखते हुए यंग मैन बोलता है कि उसे समझ आ गया और वो जीत के वापस आएगा। लड़के को पास आता देख नाइट बोलता है कि बहुत टाइम बाद मिली है। बिना सोचे ग्रैंक ड्यूल शुरू करता है। देखते हैं कि ब्लू हेयर्ड लड़का पहला मूव करता है, लेस्ली का सामना करता है जो अपनी स्वॉर्ड टाइटली पकड़ता है। अपने थॉट्स में फ्रैंक सोचता है कि इस आदमी में इतनी पावर कैसे है बिना स्वॉर्ड की एबिलिटी यूज किए, पर अब वो गिव अप नहीं कर सकता, चाहे कितना ही डर क्यों ना हो। ऑस्कर अपने स्टूडेंट की इनिशियल रिएक्शन देख नर्वस हो जाता है और याद करता है जब उसने कहा था कि उसे लड़के की जरूरत है व्हाइट टॉवर को फिर से फेमस करने के लिए, और जब यंग मैन ने आइवान को बचाया था। देखते हैं कि फ्रैंकविन ब्लेड स्पेल कास्ट करता है। अपने माइंड में बोलता है कि पहली बार किसी ने उससे कहा कि उन्हें उसकी जरूरत है तो उसे एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी होंगी। अटैक डिफेंड करते हुए लेस्ली सोचता है कि लड़का इंप्रूव हो गया है। ये सोचता है कि क्या ये ईस्टर्न नेशन के स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का फील है और जल्दी ही कंक्लूड करता है कि अब बस ऑब्जर्व करना बंद करना होगा। नाइट चार्ज करता है। फ्रैंक सोचता है कि वो ये ब्लो कैसे रोकेगा और विंड से बना हाथ उठाता है। हैरान होकर ग्रैंक पूछता है कि क्या ऑस्कर ने कोई फॉरबिडन मेथड यूज किया लड़के को इतना ग्रो करने के लिए, पर लड़का बोलता है कि उसने एक बिल्कुल सेफ और सॉलिड मेथड यूज किया। बैटल में वापस लेस्ली बोलता है कि फ्रैंक को बैटल मेज स्टाइल सूट नहीं करता, तो जल्दी ही वो मोमेंट आने वाला है जब चोट लगने से राहत मिलेगी, क्योंकि इससे वो ऑर्गेनाइजेशन में रह सकता है और कभी भी अपने मैजिक से खुद को खत्म नहीं होने देगा। अचानक ऑस्कर बोलता है कि ये खत्म हो गया, जिससे ग्रैंक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता। वो आदमी सोचता है कि हीरो क्यों स्माइल कर रहा है। हम पिछली रात को वापस जाते हैं जब स्पिरिट ट्रांसप्लांट खत्म हुआ था और फ्रैंक जमीन पे पड़ा था। ऑस्कर बोलता है कि लड़के को अपना ट्रॉमा कंप्लीटली ओवरकम करना होगा ताकि वो एबिलिटी फ्रीली यूज कर सके, पर अगर वो 100% गॉड ऑफ विंड का यूज करे तो जीतना अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी को विंड में बदलना ही गॉड ऑफ विंड का सब कुछ नहीं है। चाकबोर्ड पे ड्रॉ करते हुए लड़का बोलता है कि ये सुपर पावर का असली पार्ट है, जिसे यूनिटाइजेशन कहते हैं, जो हर उस चीज को स्पिन कर देता है जो लड़के के बॉडी को टच करता है, और ये बात उसे बैटल के एंड तक हाइड करनी है, क्योंकि जब सब कुछ हारने वाला लगता है तब जीतना ज्यादा एक्साइटिंग होता है। देखते हैं कि जब फ्रैंक ने लेस्ली को पास किया, उसने ट्रिक यूज किया और नेकलेस छीन लिया, जिससे नाइट शॉक में आ जाता है। फ्रैंक रेड पेंडेंट वाले नेकलेस को देखता है, खुद भी डिसबिलीफ में कि उसने ये क्या कर दिया। हाथ उठाकर वो चिल्लाता है कि फाइनली उसे समझ आ गया। पास आते हुए ग्रैंक सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं कि लड़के ने गॉड ऑफ विंड यूज कर लिया। हंसकर हैमिल बोलता है कि मैच खत्म हो गया और पूछता है कि क्या वो आदमी रिजल्ट से एग्री करता है। ऑस्कर बस स्माइल करता है और अपने दोस्त को वेव करता है जो एक दिन में इतना स्ट्रांग हो गया। ये याद करते हुए सीरियस फैमिली का बड़ा बेटा रिफ्लेक्ट करता है और थोड़ी देर बाद अपनी हार मान लेता है।
एल्डर बोलता है कि ये शर्म की बात है कि लड़का इतना लंबा सफर तय करके इतनी जल्दी चला जाएगा, पर ग्रैंक सिंपली बोलता है कि ओल्ड मैन उसके भाई का अच्छे से ख्याल रखे। फ्रैंक को देखते हुए वो बोलता है कि लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है। यंग मैन प्रिटेंड करता है कि उसने ये नहीं सुना और दूसरा उसे बस छोड़ देने को बोलता है। सब लोग उस आदमी को जाते हुए देखते हैं। अपने अप्रेंटिस सच में फनी है जो कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर करता है। अगले दिन हम फ्रैंक को ट्रेनिंग रूम के एंट्रेंस पर शॉक में देखते हैं, जो ज़्यादा एक जेल के एंट्रेंस जैसा लगता है। हीरो बोलता है कि बहुत पहले ये सच में वैसा ही था, समझ नहीं आता। ब्लू हेड लड़का पूछता है कि उसे आइसोलेटेड ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ रही है। ऑस्कर बोलता है कि ये हैमिल का रिकमेंडेशन था, तो लड़के को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि वो जो भी समझना चाहता है उसे बेटर एब्जॉर्ब करे और बेबी जैसा बिहेव करना बंद करे, क्योंकि वो मरने नहीं जा रहा। आंसुओं भरी आंखों से फ्रैंक पूछता है कि क्या वो श्योर है, और हीरो बोलता है हाँ, और बाय बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है, मेंटली माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि ये टेस्ट उसने ही रिक्वेस्ट किया था। हम ड्यूल के बाद वाली रात को जाते हैं, जब हीरो एल्डर से बोलता है कि यंग मैन को 30 दिन के लिए आइसोलेटेड ट्रेनिंग में डाल दे। स्माइल करके ओल्ड मैन एग्री करता है, क्योंकि उन्हें 1 महीने बाद लड़के की ज़रूरत होगी। फ्रैंक के फैमिली की कंपनी ने कहा था कि अब से वो अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्री में ऑफर करेगी। अपने थॉट्स में हीरो बोलता है कि कंपनी को जल्दी कैलकुलेशंस फाइनलाइज करनी होंगी, और लाउड बोलता है कि ये सच में गुड न्यूज़ है। हैमिल फिर रिवील करता है कि उसका एक रिक्वेस्ट है, वो चाहता है कि हीरो एक लेक्चर दे। ऑस्कर बोलता है कि ये वो नहीं कर सकता, पर वो अभी पोर्टियन डिपार्टमेंट पे फोकस करना चाहेगा। तो उसे जानना है कि क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि टॉवर के मेजेस को शॉर्ट टाइम में स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। एल्डर बोलता है कि लड़का सच में जल्दी कैच करता है और पूछता है कि क्या उसने नाइट ऑफ द मेज के बारे में सुना है। पता चलता है कि ये एक दिन था जब हर टॉवर के मेजेस अपने नॉलेज और स्किल्स हार्मनी में दिखाने के लिए इकट्ठा होते थे, पर प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं हुआ और सब लोग लड़ने लग गए, जिससे कुछ सालों बाद इवेंट कैंसिल हो गया। इंट्रीग्ड, ऑस्कर पूछता है कि क्या एम्परर नाइट ऑफ द मेज को वापस लाने का प्लान कर रहा है, कंफर्म करके। हामिल बोलता है कि डिटेल्स न्यू ईयर पे अनाउंस होंगे और उससे ब्लैक टावर की चिंता है, जो 4 मेन मैजिकल टावर्स में से एक बनना चाहता है, जिससे वाइट टावर को खतरा है। नर्वस होकर हीरो बोलता है कि वो लेक्चर देगा, पर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ। बात खत्म होने के बाद हम लड़के को कैंपस के 36th फ्लोर पे मैजिक टावर में देखते हैं, सोचते हुए कि उसने ब्लैक टावर के बारे में जो सुना और ये कि लो लेवल स्पिरिट सेरेमनी सच में एक जीनियस मूव थी। हम पास्ट में वापस जाते हैं, जब ऑस्कर स्पिरिट से बात कर रहा था, जो रिक्वेस्ट से गुस्सा था। तब उसने मैजिक के जरिए रिवील किया कि वो ऑस्कर सेज है। ग्रेट स्पिरिट आंखें छोटी करता है, फिर बड़ी करता है जब एक फीमेल एंटिटी आती है और पूछती है कि ये लड़का कौन है जो स्पिरिट किंग को ऑर्डर दे रहा है। झुक के स्पिरिट बोलता है कि एंटिटी ने परमिशन दी, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एक सिंपल ट्रांसप्लांट होगा। और उसने ऑस्कर के लिए मैसेज भेजा कि वो अपना प्रॉमिस ना भूले। अपने थॉट्स में हीरो बोलता है कि वो अपना वर्ड रखेगा, क्योंकि उसने उसकी वजह से वाइट टावर के बहुत से लोगों को बचाया, तो फेवर को इंटरेस्ट के साथ रिपे करेगा। पर उससे पहले उसे अपने फैमिली का थोड़ा और ख्याल रखना है। हम एक रेड हेड लड़के को देखते हैं जो फैमिलियर फेस देखकर खुश है, फिर पूछता है कि क्या ये लेवल 3 स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है। एक यंग वुमन बोलती है कि शायद वो बेसिक लेसन्स पढ़ाएगा। एक और लड़की आती है, बोलती है कि शायद ये सच है कि वाइट टावर के पास अब ज़्यादा पैसा है और ये वही जगह है जहाँ इंपीरियल ऑब्जर्वेशन सेमिनार हुआ था, तो स्पीकर कोई स्पेशल होगा। तब एक आवाज़ बोलती है कि लड़की उसे हंसाए ना। ये डेमियन प्राउड है, जो क्लियरली लेक्चर से एक्साइटेड नहीं है। पिंक हेयर्ड लड़की बोलती है कि वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। यंग मैन जवाब देता है कि अगर ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होता तो हाई लेवल क्लास प्रिपेयर होती जैसे दूसरे टावर्स में। तो अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो लेवल 2 नोबल जीनियस भी वहाँ होता। अचानक एक आवाज़ बात को इंटरप्ट करती है, फिर स्टूडेंट्स स्पीचलेस रह जाते हैं। रूम में एंटर करते हुए ऑस्कर बोलता है सबको मिलके खुशी हुई और अब से वो मैजिकल रीइंटरप्रिटेशन का टीचर होगा। स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह जाते हैं, जबकि हीरो बोलता है कि उसे पता है कि बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि वो स्पीकर है।
हम रियलाइज करते हैं कि हमारा लड़का बिल्कुल सही था, क्योंकि स्टूडेंट्स के थॉट्स गुस्से और नाराजगी से भरे हैं। ऑस्कर फिर बोलता है कि वो अब एकेडमी स्टूडेंट्स नहीं हैं जो टीचर्स के कंट्रोल में हैं, पर एक कंडीशन है कि यहाँ सबको अपनी एबिलिटी प्रूव करनी होगी, ये दिखा के कि उन्हें 10 मिनट के अंदर क्लासेस अटेंड ना करने का रीज़न बताने के बाद सीखने की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत सिंपल कंडीशन है। एक लड़का सोचता है कि क्या ये यंग मैन पागल है जो उन्हें टेस्ट लिए बिना जाने से रोकना चाहता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स गुस्से के साइन दिखाते हैं। डेमियन कंक्लूड करता है कि बेसिकली ऑस्कर उन्हें कोर्स लेने के लिए कन्विंस करना चाहता है, ये बोल के कि वो कैपेबल नहीं है। इस बीच हीरो अपने आप से सोचता है कि उसने स्पेल में कुछ गैप्स जानबूझ के छोड़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ईजेड होगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कोई पास नहीं आया। अचानक एक ब्लॉन्ड लड़का रूम के पीछे से चिल्लाता है कि उसने सक्सीड कर लिया, जिससे हमारा लड़का सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये यंग मैन बिगिनर लेवल मेजेस में लिस्टेड था। फिर भी वो खड़ा होता है और डेमियन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। दूसरे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, पर हीरो बोलता है कि टेस्ट खत्म हो गया और सिर्फ ब्लॉन्ड लड़का ही पास हुआ। स्माइल करके लड़का बोलता है कि इस केस में उसे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, और ऑस्कर कंफर्म करता है। पर हम देखते हैं कि डेमियन क्यूरियस हो गया है कि अगले लेसन्स में क्या पढ़ाया जाएगा। वापस बैठते हुए हीरो बोलता है कि वो लड़के को प्राइज़ देगा क्योंकि वो अकेला पास हुआ। फिर पूछता है कि उसे कौन सा स्पेल सबसे ज़्यादा पसंद है। बिना सोचे डेमियन बोलता है कि विंड कटर। ऑस्कर उससे डेमॉन्स्ट्रेट करने को बोलता है। जो मांगा गया वो करने के बाद ब्लॉन्ड लड़का पूछता है कि क्या ये काफ़ी है। माइल करके हमारा लड़का बोलता है कि ये कूल है, पर अब वो उसे असली विंड कटर सिखाएगा, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो एग्जीक्यूशन बहुत ही ख़राब वर्जन है। दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। डेमियन हैरान हो जाता है जब उसका एक ब्लेड सिर्फ एक हाथ से रोक दिया जाता है। ऑस्कर फिर बोलता है कि पहला ये स्पेल विंड से बना ही नहीं, और वो जानना चाहता है कि लड़का विंड को क्या समझता है। शर्मिंदा होके मेज बोलता है कि ये मूविंग एयर है। गलत बोल के हीरो समझाता है कि एयर तभी विंड है जब वो मूव करता है और कंटिन्यूसली फ्लो करता है। तो जो डैमियन ने किया वो विंड कटर नहीं था, क्योंकि जो एयर फ्लो नहीं करता वो जल्दी शेप खो देता है, जैसे वाइट टावर का मैजिक, जिससे कटर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम बताते हुए ऑस्कर बोलता है कि अगर लड़का स्पेल कास्ट करने के लिए कम मना यूज़ करे तो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये रिवील करता है कि एक इंसान के मैजिक यूज़ करने के तरीके से उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे अगर डेमियन प्राउड फैमिली से है तो उसने बचपन में उनका मैजिक देखा होगा और रिक्वायर्ड लेवल के बिना ही उसे कॉपी करना शुरू किया, जिससे उसने विंड कटर कास्ट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मना यूज़ किया। ये आदत अब तक उसके साथ है। अब जब उसे ये इश्यूज फिक्स करने का चांस है, अफसोस कि वो क्लासेस नहीं लेना चाहता। यंग मैन लगता है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि वो वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ता है। 3 हफ्ते बाद हम किसी को रूमर्स के बारे में बात करते देखते हैं। बोलता है कि ऑस्कर एक कंप्लीट स्टार इंस्ट्रक्टर है, लेवल 4 और 5 मेजेस के लिए भी हेल्पफुल है, डेस्पाइट कि उसने लोअर लेवल वाले मेजेस को पढ़ाना शुरू किया। एक लड़का पूछता है कि क्या उसे भी क्लासेस में जाना चाहिए, जबकि दूसरा बोलता है कि वो बस इस सवाल का वेट कर रहा था, क्योंकि उन्हें पहले से लाइन लगानी पड़ती है टू गेट इन। बात खत्म होने के बाद कई मेजेस उठ खड़े होते हैं और क्लासरूम में देखते हैं कि सेशन पैक्ड है, इंक्लूडिंग मैक्सिम, जो पीछे एक चेयर पे बैठा है। ऑस्कर आता है और सबको ग्रीट करता है, रिवील करता है कि आज के क्लास का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल रूम देखना अच्छा है, क्योंकि वो स्पेल सिखाएगा जो मेजेस को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, इस केस में विंड स्पेल। ये सुन के स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये स्पेल सबसे बेसिक है जो नॉन वाइट पावर मेंबर्स भी सीख सकते हैं। मैक्सिम हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या ऑस्कर इतने लोगों को जमा करके भी ये सीरियस में पढ़ाने वाला है। बोल्डली हीरो एल्डर को स्पेल डिमॉन्स्ट्रेट करने को बोलता है। जल्दी से आदमी ओबे करता है और एक गस्ट ऑफ विंड समन करता है जो सबके बाल बिगाड़ देता है। थैंक्स बोलने के बाद हमारा लड़का एमी को बुलाता है, फिर लड़की से वही स्पेल करने को बोलता है। बिना समझे क्यों उसे चुना गया,
लड़की स्पेल कास्ट करती है जो लड़कों के चेहरे तक जेंटली और वार्मली पहुंचता है। ऑस्कर फिर पूछता है कि क्या किसी को दोनों स्पेल्स में डिफरेंस पता है, जिससे कई स्टूडेंट्स अपने गेसेस देते हैं। पर जो सही जवाब देता है वो वेरिका है, जो पीछे चुपके से बैठी थी और बहुत धीरे से बोली। हीरो कंफर्म करता है कि जैसे लड़की ने कहा, स्पेल्स का डिफरेंस मना टेम्परामेंट में है। भले ही मैजिक बनाने और कास्ट करने का प्रोसेस सेम था, एक वार्म था और दूसरा जेंटल, यानी ये सेम विंड नहीं था। चौंक उठा के हीरो पूछता है कि क्या कोई समझता है कि मना टेम्परामेंट क्या है। हीरो बोलता है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए वाइट टावर की रूट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी वो बैलेंस जो ब्लू टावर भी रिप्रेजेंट करता है। रेड और गोल्डन टावर्स के अनलाइक, जो स्ट्रॉन्ग और फास्ट हैं और इसलिए हार्मोनियस नहीं होते। पर कुछ कंडीशंस हैं जो वाइट टावर को ब्लू टावर से अलग करती हैं, जैसे पानी को बॉयल करने की कंडीशंस जो काफ़ी सिंपल हैं, पर उससे भी ज़्यादा सिंपल हैं। वार्म विंड प्रोड्यूस करना जो इन्वायरमेंट के साथ ईजिली ब्लेंड हो जाता है और कैमिलियन की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। अचानक सब स्टूडेंट्स को ठंड लगने लगती है। ऑस्कर फिर बोलता है कि विंड किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा फ्री है, जो रेड टावर के फ्लेम्स जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर सकता है, गोल्डन टावर के लाइटनिंग जितना फास्ट हो सकता है, या ब्लू टावर के वाटर जितना फ्री फॉर्म रख सकता है। इसलिए सिर्फ विंड ही दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ हार्मोनियस हो सकता है। यानी वाइट टावर के मेजेस को हमेशा अपने विंड की नेचर पे ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन खत्म करने के बाद ऑस्कर बोलता है कि लेसन का कोर फोकस है कि यहाँ सब लोग विंड को कैसा एंटिटी मानते हैं। अचानक कुछ हीरो का ध्यान खींचता है। हम देखते हैं कि मैक्सिम के साथ कुछ गलत है। डेस्परेटली ऑस्कर सबको बोलता है कि एल्डर को टच ना करे।